अच्छा जी। तो आज की कहानी हमारी है मार्च 2016, 22 सही है। और 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, यू नो दैट। इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन होंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। सही है, सो लेट्स ट्राई। अच्छा, तुम लोग बताओ कि तुम लोग की पार्टिसिपेशन चलेगी या फिर मैं खुद करूँ? क्या कहते हो? खुद करने से टाइम लग जाएगा अगर हम लोग बोलेंगे तो। बुलवाना तो है सारा तुम लोग से, वरना भी मज़ा नहीं आएगा। चलो, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं खुद करूँगा, कुछ कुछ तुम लोग से पार्टिसिपेट करवाऊंगा। सही। हम्म। आ जाओ, पहला क्वेश्चन तो इन लोगों ने किया हुआ है, तो आ जाओ पहला खुद ही कर लेते हैं। तुमसे कह रहा है कि the speed v of the transverse wave on a uniform string is given by this expression, okay, where t is the tension in the string, L is the length, and m is the is its mass. An experiment is performed to determine the speed v of the wave. The measurements are shown in the figure 1.1. Okay, अब देखो, इन्होंने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हुई है आपको। ओके, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपको दी हुई है, एंड दे आर इंटरेस्टेड। ओके, कह रहे हैं आपसे स्टेट एन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ L। सही है। अब L जो है, ये बेसिकली आपके पास जो है 126 सेंटीमीटर है, राइट। तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर लोगे टेप मेजर। ओके, अगर सिर्फ रूलर इस्तेमाल करोगे, रूलर लिखोगे तो नंबर कटेगा, बी वेरी केयरफुल। सही हो गया। सो इस क्वेश्चन के अंदर ट्राई टू राइट इधर मीटर रूल को तुम डबल करके कर सकते हो, और राइट टेप मेजर। ओके, जस्ट रूलर लिखोगे तो उसका नंबर नहीं मिलने वाला है। ओके। ओके, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि यूज द डाटा इन द फिगर 1.1 टू कैलकुलेट द स्पीड वी। ओके, सो स्पीड वी जो है, फाइन, वैल्यूज हमें दी हुई है, फार्मूला में गिवन है, वैल्यूज उठा के फार्मूला में रखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। सही है। सो TL/m। ओके। अच्छा जनाब, सो वी इज इक्वल टू, भाई कैलकुलेटर वाला अगर प्लीज़ कोई तेज़ बंदा हो ना, तो यार मेरी आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में। तो 21.088 आ रहा है। भाई साहब, इतना तेज़ कर रहे हो तू? नहीं, ये वाला तो मैंने किया वाला। अच्छा, ऐसा किया हुआ तुमने? ये सो वाला किया था। चलो, 1.26 ले लोगे, सही, क्योंकि डिवाइड बाई 100 करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 5.1 एक्सपोनेंट -3, ये सारी कन्वर्जन तुम लोग ने की, राइट? तब जी तुम जी। लोग बता रहे हो। एंड होल थिंग तुमने अंडर रूट कर दिया। ओके फाइन। चलो, तुम लोग कह रहे हो कि 21.1 आ रहा है। सही, आंसर भी हम राइट अवे चेक करते रहते हैं। 21.1 आ रहा है, सही है। आ जाओ भैया। लास्ट पार्ट तुमसे कह रहा है कि यूज योर आंसर इन बी पार्ट वन एंड द डाटा इन द फिगर 1.1 टू डिटरमिन द वैल्यू वी विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड ऑलवेज बी इन 1SF। ओके, सही है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो वो उसका नंबर कट जाएगा। सही है, सो बी वेरी केयरफुल। सही है, सो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जी, और चूंकि यू हैव मल्टीपल क्वांटिटी और तुम्हें सबकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, सो क्या करोगे भाई? सो पहले तुम इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। वी स्क्वायर में अगर कर दूं और मेरे पास हो जाएगा TL/m। सही, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। सही, अब हमें पता होना चाहिए, या चलो अगर स्क्वायर ना भी करो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है, 1/2 करके लिख सकते हो पावर। सही है। और हमें पता है कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम। ओके, एंड सारी चीज़ें जो है 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बिकॉज पावर जब 1/2 होती है तो वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। भाई किसी को कोई मसला हो यार, प्लीज़ पूछ लेना। जो क्वेश्चन मैं, देखो, मैं करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, कुछ तुम लोग से करवाऊंगा, राइट। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर उसमें कोई मसला हो तो प्लीज़ पूछना यार। सही, चुप नहीं बैठना, कोई टेंशन नहीं है भाई। तुम्हें व्हाट्सएप पे पूछना है तुम व्हाट्सएप पे पूछ लो, तुम्हें चैट बॉक्स में पूछना है चैट बॉक्स में पूछ लो, तुम्हें बोलना है तुम बोल के पूछ लो, नो इशूज़, लेकिन पूछ ना भाई। चुप के बैठे रहोगे फिर मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। ओके, मैंने कुछ कुछ टाइम तुम्हें बुलवाना होगा, सही है, और कुछ कुछ टाइम मैं ना बुलवा सकूं। सो खैर, 5%, 1% एंड 2%, सही है, 5 1 2 8 हो जाएगा। 8% हो गया। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी जो मेरे पास आ रही है वो हो जाएगी 4%। ओके, और मुझे निकालनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तुम्हें पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का रिलेशन होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी शुड बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100, राइट। एंड उसके बाद जो है 4, वी की जो वैल्यू तुमने निकाली थी, 21.1 निकाली थी, 21.1, सही है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी। ओके,
सो तुम्हारे पास जो है ना डेल्टा वी तुम्हारे पे कितना आ रहा होगा भाई, बताओगे? एनीवन जो बता दे प्लीज। यस। 0.84. ब्रो यू आर नॉट ऑडिबल। 0.844 सर, 84। ओके 0.844। फाइन। आप कह रहे हो कि भाई डेल्टा वी आ रहा है 0.844, सही है। तुम्हें पता है कि भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1SF के अंदर होती है, इसको तो तुम लिख दोगे 0.8, सही है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। एक इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है, ओके। तो जब इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे भी 1 dB आनी चाहिए, सेम डेसिमल प्लेस आनी चाहिए, ओके। 21.1, फाइन, हो गया। आंसर देख लो मार्किंग की। देखो तुम्हें जो है 0.84 निकाला, तुम्हें इसका दो नंबर तुम्हें इसके मिल गए, राइट। आंसर लिखने का इस तरह से लिखने का तुम्हें एक नंबर मिलेगा, ओके। अगर आंसर में तुम 0.84 लिखोगे या 0.8 लिखोगे और इसको 21 लिखोगे, ओके, यू वोंट गेट द मार्क, ओके। अगर तुमने लिखा 0.84 एंड प्लस माइनस 21.1, इनकरेक्ट, ओके। अगर तुमने लिखा 0.8 एंड 21, ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। बी केयरफुल, तुम्हें जो है ना इसको थोड़ा सा सही से लिखना होगा, ओके। चलो आ जाओ। अच्छा, काइनेमेटिक्स कोई करवाने में इंटरेस्टेड है? एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन काइनेमेटिक्स? यस। एक्सेलरेशन में तो हम बाय द वे कहते हैं इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, और कोई इंटरेस्टेड है? नहीं है तो फिर मैं करवाऊंगा मरियम से। मरियम प्लीज रीड द क्वेश्चन। A ball is kicked from horizontal ground towards the top of a vertical wall as shown in figure 2.1. The horizontal distance between the initial position of the ball and the base of the wall is 24 meters. The ball is kicked with an initial velocity v at an angle 28 degrees to the horizontal. The ball hits the top of the wall after a time of 1.5 seconds. Air resistance may be assumed to be negligible. Calculate the initial horizontal component Vx of the velocity of the ball. देखो अगर तुम्हें ये वाला सेंटेंस कहीं पे भी मिल जाए ना, अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस में बी अज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, देखो याद रखना इससे दो चीजें तुम्हें फौरन तुम्हारे जहन में दो चीजें जंप होके आनी चाहिए। या तो ये क्वेश्चन होगा काइनेमेटिक्स से, सही है, काइनेमेटिक्स से। ये बेसिकली हिंट होती है, सही है। अगर तो तुम्हारे पास लिखा हुआ एयर रेजिस्टेंस में भी नेग्लिजिबल, तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन या तो काइनेमेटिक्स से होगा या तो ये क्वेश्चन होगा वर्क एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये दो पॉसिबिलिटी है। कंजर्वेशन, सही है। सही हो गया। फिर तुम डिसाइड कैसे करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा या काइनेमेटिक्स लगेगा? तुम देख लो, अगर मास गिवन है तो तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तुम सोच सकते हो, अगर मास गिवन नहीं है तो फिर तुम काइनेमेटिक्स से चले जाओ, सही है। ऑल दो सम केसेस के अंदर मास गिवन ना हो तो उसके अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग जाता है, बट मास को देख के तुम देख लो, सही है। सो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगा लेते हैं, सही है। तो तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। मरियम क्या करेंगे? Speed, distance per time, और क्यों ये फॉर्मूला क्यों यूज करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज करिए आप? horizontal component calculate करें. ओके, मतलब इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ऐसा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते? इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, आप नहीं यूज करना चाह रहे हो? एनी आइडिया? देखो टेंशन नहीं लो, मैं भी सबको कंफ्यूज करूंगा, सही है, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग को रीजनिंग पता है चीज़ों की, ये थोड़ी बहुत भूले हुए फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन भी करना होगा, डोंट वरी। सही। देखो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या उसने कहा। सर वो बोलो बोलो बोलो। एक्सेलरेशन नहीं होती इस वजह से। वेरी गुड वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होती है, सही है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें पता है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड ये तुम्हें यहाँ पे दी हुई होती है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें यहाँ पे दी हुई होती है, सही है, ये नहीं। सही। और एक तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो तुम्हें पता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी, राइट। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमारे ए एस के अंदर यूज होती है, राइट। सही हो गया। तो ये तीनों तुम यूज नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो है तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, राइट।
और वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए सिर्फ हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो वी हैव द डिस्टेंस 24, वी हैव द टाइम 1.5, राइट? एंड तुम निकाल दो भाई कितना आता है। 48 डिवाइड सिक्स बाई 3, 6 8 16 आ रहा है, 13 16। 16 आ रहा है। सही है। 16 आगे आ जाओ भाई। नहीं नहीं, ये नहीं करना है सर, ये नहीं करना है इधर। कंपोनेंट बताना है। क्या हुआ? अच्छा गलत हुआ कुछ। कंपोनेंट बताना है, हाँ कंपोनेंट बताना है अच्छा ना। सॉरी माय बैड। नहीं कंपोनेंट ही तो बताया। 16 वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है। न- नहीं ना, 16 cos 28 नहीं होगा? अबे वेलोसिटी है ना। ओए ओए ओए, स्मार्ट पड़ेगा, मेरे को कंफ्यूज कर रहा है बे। देखो ना, क्या? देखो देखो कंपोनेंट यहाँ पे अगर तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज कर रहे हो, सही है, और उस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम यूज कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट? समझ लो ना। अच्छा। क्योंकि टाइम दोनों में सेम होता टाइम तो दोनों में सेम होता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो तुम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाले हो, सही है। सही चलो है, सही। आगे आ जाओ। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द शो दैट, अब देखो शो दैट वाला क्वेश्चन भाई, देखो यहाँ पे ये बात सुन लो जरा। शो दैट वाला जो भी क्वेश्चन आएगा भाई, तुम्हारे कान हाथ पाँव नाक सब खड़े हो जाने चाहिए, सही, तुम्हें पता होना चाहिए शो दैट वाले क्वेश्चन में यू हैव टू शो ईच एंड एवरीथिंग, तब तुम्हें जाके नंबर मिलेगा, अदरवाइज यू एंड अप लूजिंग मार्क्स, ओके। सो शो दैट वाला क्वेश्चन बहुत मतलब तुम्हें जो है ना सेंसिटिवली तुम्हें सॉल्व करना होगा, तुम्हें केयरफुली सॉल्व करना होगा। इफ यू जस्ट, तुम्हें कोई चीज़ ऐसे नहीं, एग्जामिनर को कोई चीज़ ऐसे नहीं लगनी चाहिए कोई चीज़ नाजिल हो गई है, ओके। वो मुसलमान नहीं है, उसको नहीं, उसके पास वही नहीं आ रही होती, ओके। कोई चीज़ अगर ऐसे एकदम से तुमने डायरेक्ट ले आई और तुम्हें तुम्हारे जहन में था कि ऐसा होगा, बट यू डिडंट मेंशन इट, और यू डिडंट शो द सॉल्यूशन और शो द मैथमेटिक्स, तो तुम्हारा एक एक आधा नंबर बेकार में जाएगा या पूरा नंबर जाएंगे, सही। शो दैट के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड अप लूजिंग मार्क्स, ओके। सो आ जाओ भाई, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या कर ले भाई। अच्छा जनाब, हमारे पास एंगल है, सही है। एंगल हमें दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, अगर हम यूं कर लें है। कि भाई साइन 28। tan थीटा, नहीं ना, देखो हमारे पास ये कंपोनेंट है, सही है, सही है, और मेरे पास ये अच्छा जी, मेरे पास ये एंगल है 28, 28, सही है, एंड ये मेरे पास वेलोसिटी ये वी है, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई, सही है, दिस इज वी वाई, वी वाई, ओके। और मुझे वी वाई निकालना है बेसिकली, सही है, सर वी वाई का है। मुझे वी वाई निकालना है, सही है, एक दफा डायग्राम दिखा देंगे एक। ये है, सही है। सर वेलोसिटी तो यहाँ पर है ना, इसका वो कंपोनेंट तो 28 के पास नहीं है। अबे एक सेकंड दे, ये हो जाएगा 16 जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, ये वी वाई इज टू बी फाउंड 28, ये दिया हुआ है, सही है। चाहो तो तुम यू बना सकते हो इसका वेक्टर डायग्राम, सही, चाहो तो तुम यू बना सकते हो इसका वेक्टर डायग्राम, सही है, या चाहो तो तुम वहां पे भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है, सही है, ओके। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सही है। सो हमें वो निकालना है, सही है। इस तो तरह से सिंपल, बनाए तो। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम मैथ्स लगेगी, सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, ओके। सो tan 28 इज इक्वल टू वी वाई तुम्हें निकालना है, और वी एक्स तुम्हारे पास हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई कर दो 16, tan 28 इज इक्वल टू वी वाई, कितना आ रहा है भाई? 8.5 ही आएगा। अबे निकाल के तो चेक कर, सही भी मान लिया आ रहा है, अगर तुम कह रहे हो ऐसे तो मैं मान लेता हूँ। सर लेकिन अगर वो उस तरह करके दिखाएं, अगर जो मैंने बोला था, किस तरह से बोला आपने? वी वाई को उस तरफ अगर रखेंगे। किस तरफ एक रखोगे? सवाल, जिस तरह आपने ऊपर बनाया है डायग्राम में ग्रीन कलर। हम्म, हाँ ये ये आप वर्टिकल रख लो वी कंपोनेंट को इस एक्स तरह। और ये वी वाई रख लो, हाँ फिर। तो एंगल हम 28 लेंगे और वी साइन हो जाएगा ना, वी साइन नहीं तो थीटा। हमने तो फिर बताया था ना वी। भाई वो v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा होता है, सही है, एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा होता है, सही है। ये इक्वेशन बनेगी इस केस के अंदर, सही है। अब तो तुम वी वाई अगर इक्वल। ये इक्वेशन बनेगी ना, जनरली ये इक्वेशन बनती है, क्योंकि भाई अगर तुम v साइन थीटा तो वो किसके बराबर होता है, वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होता है ना, और वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है, समझ रहे हो आप? तो वी वाई निकालने के लिए वी हम क्या रखेंगे इधर। अब v अननोन है ना,
अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप फंस जाओगे, सही मसला ये है। क्योंकि देखो आपको थीटा की वैल्यू पता है 28, सही है, साइन थीटा आपके पास निकल आएगा, वी की वैल्यू आपको नहीं पता, सही है। यहाँ पे आपको वी एक्स की वैल्यू पता है, यू नो द कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से पहले आपको वी निकालना पड़ेगा, फिर उस वी को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर उससे वी वाई आएगा, राइट। तो वो डबल डबल काम हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो उसके बजाय आप सिंपल जो है ट्रिग्नोमेट्री का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो, समझ पा रहे हो। इस तरफ भी मतलब करें तो सब आंसर वही आएगा ना? हाँ आंसर वही आएगा, लेकिन वो मे भी आगे आगे वो तुमसे निकलवा रहा होगा भी, बट पहले देखते हैं। आंसर वही आएगा अगर वैसे करोगे तुम, सही है। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। सिंपल है, बट मैक्सिमम हाइट, हाइट का मतलब है कि कौन से मोशन की तरफ तुम्हें वो कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, वर्टिकल मोशन की तरफ, राइट। देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन अलग अलग होते हैं, ओके। सो यू हैव टू ट्रीट द वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली, ओके। सही है, तो तुम्हें पॉइंट आउट या हाईलाइट करना पड़ेगा कि कब बात वर्टिकल की हो रही है, कब बात हॉरिजॉन्टल की हो रही है, ओके। सो ये तुम्हारे पास हो गई। अच्छा जी, अब वर्टिकल मोशन है, सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमें नहीं पता, सही है। बल्कि हमें पता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 8.5 है, ओके। पिछले वाले पार्ट में हमने निकाली है, सही है। एक्सेलरेशन है, वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो नेगेटिव 9.81, राइट। वी जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी, सही है। एंड वी कैन फाइंड आउट द टाइम, सही है। ऐसी। तो सही हो गया। अच्छा ये जी, एक्सेल चलो। वाला फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगी ना, इसलिए इस्तेमाल। कांस्टेंट क्या क्या दोबारा। ये कांस्टेंट ना हो तो नहीं यूज है ना, ये मैं हाँ जी, ऐसा होगा नहीं लेकिन। ठीक है निकाल दो भाई, टाइम निकाल दो। सर, जीरो निकाल लो। पॉइंट एट वन 0.81, ओके भाई। सर मेरा वो आ रहा है जीरो जीरो पॉइंट एट पॉइंट सेवन बच्चे पॉइंट सेवन एट ओके सेवन भाई। बता रहे हैं भाई। जी जी ओके पॉइंट भाई, एट सेवन गुड हो गया। अच्छा जी, मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ लो भाई। कौन पढ़ा था, मरियम रीड करोगे प्लीज। द बॉल इज किक्ड अबे एट टाइम नाम टी किसका जीरो। लिया है, कौन पढ़ रहा है। चमाट पड़ेगा ऐसे बीच में पड़ेगा तू। आपने अबे मैंने मरियम का नाम लिया। आपने नाम नहीं लिया अपना, मुझे लगा कोई भी। अबे कोई भी कैसे पढ़ेगा। शाबाश, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मरियम रीड कर लो प्लीज। The ball is kicked at time t equals 0. On figure 2.2, sketch the variation with time t of the vertical component Vy of the velocity of the ball until it hits the wall. It may be assumed that the velocity is positive when it is in the upwards direction. अच्छा जी, आपको उन्होंने एक बात बता दी है, ये सही है। सही है, अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है, सही है। और डाउनवर्ड वेलोसिटी फिर आप नेगेटिव ले रहे होगे, सही है। यानी अपवर्ड वेलोसिटी का मतलब है कि जब इनिशियली आपने 8.5 से उसको लॉन्च किया है, 8.5 तो नहीं होगा, खैर वो ज़्यादा होगी, जो भी होगी जो उससे आपने लॉन्च किया वो आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव वेलोसिटी, और मैक्सिमम आ जाएगी, और यहाँ पे हिट करेगी, यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी होगी इस वाले पोर्शन के अंदर वो नेगेटिव हो जाएगी, सही है। अच्छा जनाब, अब जो है सही, अब इन्होंने हमें जो है वी वाई के कंपोनेंट की वेलोसिटी बोली हुई है, सही है। सो वी वाई हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 8.5 से, सही है। सो हमने बना दिया ग्राफ 8.5 से, खींच देते हैं। 8.5 हो गया, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, सही है। चलो 0.5 के डिफरेंस से जा रहे हैं। सो 7 ये आ गया, 8.5 यहाँ पे आ गया, सही। ये आ गया 8.5 एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, सही है। सो तुम्हें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, टी इक्वल्स टू जीरो पे तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो तुम्हारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है पॉजिटिव 8.5, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर तुम्हें पता है कि भाई जब तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट रीच हुई है, सही है, मैक्सिमम हाइट जब रीच हुई है तो उस वक्त जो तुम्हारे पास टाइम आया वो 0.87 आया, जो अभी पिछले वाले पार्ट में निकाला, और उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। सेकंड पॉइंट तुम्हें पता चल गया, सही है। सो 8.5, नहीं ये 0.9 हो जाएगा, 0.82848687, सही, ये पॉइंट आ जाएगा, सही, ये सेकंड पॉइंट आ गया, सही है। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि जहाँ पे बिल्कुल मोशन आपका एंड होगा, वो वाला पॉइंट क्या होगा कि ये वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट, सही है, इधर वाला पॉइंट, सही है। अब आपको पता है कि टोटल टाइम जो है वो 1.5 है, सही है। क्वेश्चन के अंदर 1.5 से मेंशन किया हुआ है, सही है। उसके अंदर से आपने
0.87 तो ट्रैवल कर लिया, राइट। तो इसका मतलब है आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो यहाँ पे कहीं, यहाँ तक कहीं होना चाहिए। अब मैं फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल रहा हूँ, सही है। मैं एक लाइन खींच देता हूँ और उसको 2 पॉइंट से गुजरना है, सही है, एंड इट शुड बी लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि क्योंकि वो एक्सेलेरेशन की वजह से कांस्टेंट है हाँ जी, इसलिए। जी जी जी, ग्रेविटी है, कांस्टेंट ग्रेविटी है, इस वजह से जो है, यानी जी जो है वो 9.81 है, इस वजह से जो है वो हमने ऐसे बनाई है, राइट। एंड मेक श्योर कि इससे आगे नहीं जानी चाहिए तुम्हारी लाइन, ओके। तुम अगर इससे आगे ले जाओगे अपनी लाइन को तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो, चूंकि उससे आगे तो मोशन ही नहीं हो रहा ना, 1.5 से आगे मोशन है ही नहीं, जब मोशन नहीं है तो फिर तुम्हारे पास वो जो है ना उसका नंबर तुम्हें काट काट देगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो, सो 2 मार्क दे रहे हैं, एक आपको मिल रहा है एम मार्क, सही है, और एक आपको मिल रहा है 1 मार्क मिल रहा है, सही है। ब्रो आवाज़ कट रही है, अगर कुछ कह रहे हो तो। मुझे आवाज़ कट रही है, अगर कुछ कह रहे हो तो। अच्छा जी, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव वी वाई वैल्यू एट टी इक्वल्स टू जीरो, नेगेटिव एट टी इक्वल्स टू 1.5, सही। एम मार्क का मतलब होता है कि कैलकुलेशन या मेथड मार्क, ओके। और ए मार्क सिर्फ तुम्हें तभी मिला करेगा जब तुमने एम मार्क अचीव किया होगा, ओके। या सी मार्क जो है, दिस इज ऑल्सो द कैलकुलेशन मार्क, ओके। और कैलकुलेशन मार्क जो होता है, अगर तुमने आंसर मार्क तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें कैलकुलेशन मार्क मिलेगा, ओके। सो बी केयरफुल, जहाँ पे ये सी मार्क और एम मार्क आएंगे तो उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो उस पर डिपेंड करता है, ओके। हाँ, ये जो बी मार्क तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे, सही है, दिस बी मार्क इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट मार्क। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 2 बी मार्क आ रहे हैं, सही है, सो फर्स्ट बी मार्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकंड बी मार्क, ओके। अगर तुमने फर्स्ट अचीव किया तो और सेकंड नहीं किया तो भी फाइन, एक नंबर मिल जाएगा। तुमने सेकंड अचीव किया, फर्स्ट नहीं किया, तब भी तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। इफ़ यू अचीव बोथ यू विल गेट बोथ, इफ़ यू अचीव नन तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। बट अगर तुमने इस कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर, जैसे इन कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर, लेट्स से अगर तुम ये वाला देख लो, सही है, तो इसके अंदर जो है अगर तुमने अब ये जो है बेसिकली ये वाला पार्ट, अब जैसे ये वाला पार्ट है, अगर तुमने इसकी कैलकुलेशन शो नहीं की, सही है, सो तुम्हारे पास ये कैलकुलेशन तुमने कुछ बिल्कुल ही अलग ही कर दी, सही है, जो कि मार्किंग की या एग्जाम ने रिपोर्ट के अंदर नहीं थी, एंड यू डिडंट एंड अप अचीविंग दिस मार्क, और आपका आंसर सही आ रहा था, तो वो आपको ये वाला नंबर नहीं देगा, ओके। सो बी केयरफुल, आपके उसमें दोनों नंबर कटेंगे, सही है। सो जब मार्किंग की से अपने पेपर चेक करो, मैं जो भी होमवर्क दूंगा मार्किंग की से जब अपने पेपर चेक करो, सो मेक श्योर कि इसी तरह से चेक करना, ओके। चलो भाई आ जाओ, हम आज रीड कर लो अब। Use the information in part B to determine the maximum height of the ball above the ground. ओके, सही है। अब इन्होंने कहा है यूज द इंफॉर्मेशन इन बी, बी तुम्हारे पास क्या है, ये पूरा ग्राफ पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ग्राफ नहीं है। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड का मतलब है ये वाला, सही है। एस निकालना है। हम्म, सही है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए तुम क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट अगेन, अच्छा पिछले वाले पार्ट में तो कुछ किया था। वर्टिकल मोशन है ना, हाँ, वर्टिकल मोशन। मैक्सिमम हाइट में क्या रेफर कर रहा है कि यू हैव टू कंसिडर द वर्टिकल मोशन अगेन, सही है। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारे पास है 8.5, राइट। फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है नेगेटिव 9.81, ओके। एंड मैक्सिमम हाइट तुम्हें निकालनी है, सही है। सो क्या टाइम है इक्वेशन यूज 0। करोगे, टाइम भी, अब कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो बाय द वे, व्हेन यू हैव 4 क्वांटिटीज अवेलेबल, तो आप कोई भी फिफ्थ इक्वेशन यूज कर सकते हो, और कोई टू ए भी एस फाइव में से इक्वल्स कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, ओके। एक्सेलरेशन इक्वल्स v, 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सही है। सही हो गया, नेगेटिव आपने लगा दिया, एंड एस आपको नहीं पता है, और वी स्क्वायर आपको 0 है, माइनस 8.5। भाई एक चीज़ याद रखना, ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ओके, ये बाहर होता है, सही। इसको उठा के तुम नीचे ले जाओ और सॉल्व कर लो। सर एक बात बताएगा, ये अगर करना एस है। इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते इधर, तो हम्म, टाइम उस वक्त वही वाला लेते जो जिस पे 0.87, मैक्सिमम हाइट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ, सही है सही है सही, यस, ओके। सही हो गया, अच्छा जी। हाउ मच? 3.68 आ रहा है। 3.68 बता रहे बच्चे, 3.68, सही है। सिर्फ 3.68 को 3.7 ले लो, क्योंकि हम जो है ना वो 2SF के अंदर ले रहे होते हैं, सही है। 3.7, ओके।
ये 2SF वाला सर मार्क कटता है फिर? नहीं नहीं, एक नंबर कटता है पूरे पेपर के अंदर, कटता है तुम सही। एग्जामिनर अगर बदतमीज होता है तो एक नंबर काट लेता है, वरना वो दे देता है पूरे पेपर में एक नंबर कटता है, एज वॉट जो कैमरेज वालों ने बताया है, सही है। सही। अच्छा देखो, उसने जो है ना क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की हुई है, उसने तुमसे ये सारी इक्वेशन एक्सेप्ट की हुई है, एरिया अंडर द ग्राफ भी एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर तो तुम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे हो, देन इधर राइट दिस थिंग, और राइट के एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, और एरिया अंडर द ग्राफ फिर कौन सा होगा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, राइट। ये वाला एरिया जो होगा, दिस एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द मैक्सिमम हाइट, ओके। क्लियर ना? यस। आ जाओ भाई। अच्छा जी, यहाँ से आगे शायद तुमसे ना हो पाए, ये हम करवा लेते हैं इब्तिसाम भाई से। इब्तिसाम, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? The maximum gravitational potential energy of the ball above the ground is 22 joules. Calculate the mass of the ball. ओके, कोई आइडिया भाई? इन्होंने हमसे एम कहा। जी एच होती है, एम जी एस। एच। Hmm. जीपी इज इक्वल टू एम जी एच कह देते हो आप। सही हो गया। सो इन्होंने कहा मैक्सिमम आपके पास 22 है, सही है। मास आपको अननोन है, 9.81 डिवाइडेड बाय एच। सो एच हमने लिया हुआ है 3.68, ले लो। सही है। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है? हाउ मच? 0.609। ओके, 0.609, तो 0.61 ले लेते हैं। सही है, फाइनल आंसर के तौर पे। सही हो गया। अच्छा देखो, अब देखो इसके अंदर ना ये दो चीज़ें में अलाउ कर रहा है। अच्छा, चेंज बोला हुआ है या मैक्सिमम बोला हुआ है? अच्छा, मैक्सिमम बोला है। देखो तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी चीज़ चेंज होती है, चेंज चेंज कितने टाइप के होते हैं? चेंज या तो इंक्रीजिंग टाइप का होता है, डिक्रीजिंग टाइप का होता है, ओके। और इंक्रीज होते होते वो मैक्सिमम भी हो सकता है, और डिक्रीज होते होते वो मिनिमम भी हो सकता है, ओके। तो याद रखना प्लीज, अगर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम या चेंज का वर्ड मेंशन है, ओके, ये तीन वर्ड अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, देन प्लीज डू नॉट यूज दिस फार्मूला। इंस्टेड गो विद दिस फार्मूला, चेंज इन जीपीई, जीपीई, ओके, जीपीई इज इक्वल्स टू एम जी एंड चेंज इन एच, ओके। खास तौर पे जब चेंज का वर्ड गिवन होता है ना क्वेश्चन के अंदर, देन यूज दिस फार्मूला, ओके। बी ऑन द सेफ साइड, ओके। क्योंकि कुछ मार्किंग की, कुछ एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने देखी है, उसके अंदर वो इसका नंबर काट रहा होता है अगर तुमने ये नहीं लिखा हुआ था। सो बी ऑन द सेफ साइड, अप्लाई द करेक्ट फिजिक्स, सब जाके जो है ना तुम्हें उसका नंबर मिलता है। यहाँ पे इनकरेक्ट फिजिक्स लगाओगे तो भले आंसर सही आया, उसका नंबर कटेगा, ओके। आ जाओ इब्तिसाम, रीड कर लो प्लीज। A ball of greater mass is kicked with the same velocity as the ball in part B. State and explain the effect, if any, of the increased mass on the maximum height reached by the ball. Air resistance is still assumed to be negligible. हम्म। भाई कोई आइडिया? सर इसमें फोर्स ज्यादा लगेगी हैं, जो कि एफ इक्वल एम में होता है। अच्छा, ऐसा होता है। पावर ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन वो तो चेंज ऐसा नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? बोलो बोलो, जो भी कह रहा है बोल दो। फिर चेंज नहीं होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अभी भी नेग्लिजिबल ही है। नहीं नहीं, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो अभी भी नेग्लिजिबल है, तो यस। इन- देखो जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तुम देखो उसके अंदर कोई मास इंक्लूडेड ही नहीं है, सही है। ये हमने क्लास में ही पढ़ा था बैठ के, कि जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर मास इंक्लूडेड नहीं होता है, ओके। जब मास इंक्लूडेड नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हारे उसके अंदर, मोशन के अंदर। तुम चाहे मास बढ़ा दो, मास कम कर दो, डेंसिटी बढ़ाओ, डेंसिटी कम कर दो, डजन अफेक्ट द मोशन। ग्रेविटी तो 9.81 ही है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 8.1 ही है, सही है। देखो, अब आप जो ये कह रहे हो कि भाई फिर फोर्स हमें ज्यादा चाहिए होगी, तो फोर्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगी भाई, क्योंकि उसने कहा कि अ बॉल ऑफ अ ग्रेटर मास इज किक्ड विद द सेम वेलोसिटी, राइट। वो बोला है सेम वेलोसिटी। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने इनिशियली फोर्स ज्यादा लगाई हो कम लगाई हो, बट उसने आपको ये कहा कि भाई सेम वेलोसिटी से आपने किक किया, राइट। तो जब सेम वेलोसिटी से किक किया तो अब कुछ भी नहीं होगा, सही हो गया। क्या ये बात क्लियर है भाई? ये सर अक्सर वो ये। इफेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पूछ रहा है। हाँ हाँ।
कहीं पे भी पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, एग्जैक्टली सेम मोशन होगा, राइट? मतलब अगर तुम्हारे पास ये वाला जो मोशन है ना, अगर तुम इसकी जगह बड़ी वाली बॉल ले लो, राइट, एंड यू लॉन्च द बॉल विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी 8.5, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम रखनी है तो यू रिक्वायर्ड ग्रेटर पावर, ग्रेटर फोर्स, राइट? सही है। वो आपकी वो बात तो सही है, सही है। बट जब उसको आपने लॉन्च कर दिया तो उसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द इंक्रीज मास ऑन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ओके, देखो मान लो कि तुमने जो है ना यहाँ पे कोई ना कोई लॉन्चर लगाया हुआ है, सही, कि जिससे तुम्हारी बॉल लॉन्च हो रही है। ओके, सो अब अगर तुमने ग्रेटर डेंसिटी या हायर मास वाली बॉल रखी हुई है, सो यू लाइक द लॉन्चर रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स टू लॉन्च द बॉल, राइट, विद द सेम स्पीड, जो कि छोटी वाली बॉल थी, अगर उसी की स्पीड पे तुमने लॉन्च करना है, तो जो लॉन्चर है उसको तुमने ज्यादा पावर पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके वो 8.5 की वेलोसिटी, जो कि छोटी वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी पे तुम आ पाओगे, राइट? बट when you launch the denser ball with the same velocity, right, so जो पाथ होगा ना, मोशन जो होगा वो एग्जैक्टली exactly सेम होगा, क्योंकि अब तो लॉन्चर काम नहीं कर रहा। वंस यू फायर्ड समथिंग तो उसके बाद तो उसका काम खत्म हो गया ना, उसके बाद तो गन का काम खत्म हो गया, अब तो बुलेट ट्रैवल कर रही है, अब तो बॉल ट्रैवल कर रही है, राइट? और बॉल जो पाथ है वो मोशन पे, वो एयर रेजिस्टेंस अगर होगी तो उसकी वजह से अफेक्ट होगा, नहीं होगी तो नहीं अफेक्ट होगा, राइट? और एयर रेजिस्टेंस की वजह से मास जो होता है वो सिर्फ तब कॉज करता है या अफेक्ट जनरेट करता है जब तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। ओके, देखो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना बीच बीच में, ये सारे अपने पास लिखते जाना, सही। ये जो बीच बीच में पॉइंट आ रहे हैं ना कि मास अफेक्ट करेगा, मास अफेक्ट नहीं करेगा, ये अपने पास लिखते जाना। या अगर तुम्हें अभी नहीं लिखना तो फिर नोट कर लो कि किस पॉइंट, किस पार्ट के अंदर मैंने कौन सा पॉइंट बताया। मैं ये चैप्टर, ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वहां जाके जो है ना उन पार्ट के जाके पॉज करके ये देख लेना। देखो 2-4 मिनट लगेंगे तुम्हें, सही, एक एक 2-2 मिनट के ये पार्ट्स हैं, सही, लेकिन ये होगा कि आखिरी आखिरी पार्ट के जो एक एक आधे नंबर बेकार के जा रहे होते हैं वो तुम्हारे बच जाएंगे। ओके, सो तुम ये कह सकते हो कि भाई अम, अच्छा जी, मैक्स हाइट रिमेन्स द सेम, देखो। अच्छा, उसने कहा है कि स्टेट और एक्सप्लेन, राइट? अगर तुमने मैक्स हाइट रिमेन्स द सेम कह दिया तो दिस इज द स्टेटमेंट डजंट अर्न यू अ मार्क। ओके, जब तक इसके साथ इसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो। ओके, सही हो गया ना? एज द एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, सही है। सो acceleration is also the same। ओके, सही हो गया। जब एक्सेलरेशन सेम है, एयर रेजिस्टेंस जीरो, जीरो एयर रेजिस्टेंस है, तो एक्सेलरेशन जब चेंज नहीं होती तो आपका जो हाइट वाइट है एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ओके, अच्छा जी, आ जाओ भाई, कौन बच्चा बच रहा है भाई? समिया, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? Sir, can you hear me? यस। Okay. State what is meant by work done, elastic potential energy. डेफिनेशन याद है? अच्छा देखो, Yeah. बताओ बताओ बताओ। Work done is force times distance moved in the direction of the force. ओ नाइस, एंड अबाउट? And elastic potential energy, I'm not too sure. I think it's the energy stored. I'm not too sure about this. जस्ट से इट। No, I don't know the full ओके form. ओके 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 फाइन। अच्छा देखो, इसके अंदर ना, देखो अगर तुम लोग में से कोई किसी बंदे को डेफिनेशन नहीं आता, देखो एक छोटा सा काम करो, देखो दो काम कर लो, 5 ओवर की जो क्लास ले रहे हो ना, 2 काम कर लो, सही है। ये 3 काम कर लो, ये 5 ओवर की क्लास अगर प्रोडक्टिव बनानी है ना, 3 काम कर लो। पहला काम कि जो भी 5 ओवर हम करने लगे ना क्लास से पहले, उसको एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लो, सही है। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के, सही, उसको अटेम्प्ट कर लो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कर लो कि डेफिनेशन अलग सी जगह पे लिख लो। एंड तीसरी चीज जो है वो, जो ये पॉइंट है ना, इनको अलग से लिख लो, सही है। ये 3 काम कर लो, सही है। और तुम्हारे पास जो है ना ये सारी चीजें तुम्हें 2-4 दिनों में याद हो जाएंगी, ये 2-4-5 मिनट में तुम्हें याद हो जाएंगी, ये सारी डेफिनेशन तुम्हारे पास एक जगह इकट्ठे हो जाएंगी, सही है। सो आ जाओ भाई। सो तुमने कहा कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मत कहना प्लीज। ये चलो, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो तो फिर डायरेक्शन मेंशन कर दो। सही है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास क्या होगी? कि आपने कहा, अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? कोई भी ऐसी एनर्जी बॉडी के अंदर, कोई भी एनर्जी स्टोर हो कि जो पोजीशन की वजह से स्टोर हो, राइट। और चूंकि इलास्टिक है तो इसका मतलब है कि शेप के चेंज होने की वजह से कोई एनर्जी स्टोर हो, राइट। सो आप कह रहे हो कि भाई एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन। सही हो गया। अच्छा जी, डिफॉर्मेशन कह दो या तुम कह दो कि ड्यू टू इट्स शेप चेंज। शेप चेंज, सही हो गया। अच्छा जी, डेफिनेशन तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डेफिनेशन अक्सर बच्चे लिखते हैं, उनको नंबर नहीं मिलता। सही है। सो मिल रहा है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सही, एनर्जी स्टोर तुम्हें लिखना पड़ेगा। एंड इन एन ऑब्जेक्ट लिखो ना लिखो चल जाएगा, ड्यू टू एक्सटेंशन कंप्रेशन चेंज ऑफ द शेप। अच्छा, वो डिफॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो डिफॉर्मेशन हम भी इसको जो है ना हटा देते हैं। सही है। सो डिफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है। चलो जी, आगे आ जाओ। समीर रीड कर लो प्लीज। A block of mass 0.40 kg slides in a straight line with a constant speed of 0.3 meters per second along a horizontal surface as shown. The block hits a spring and decelerates. The speed of the block becomes zero when the spring is compressed by 8 centimeters. Calculate the initial kinetic energy. अच्छा, एक बात बताओ कि अगर उसने आपको कहा है कि कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगी इस मोमेंट पे? ये समिया, देखो। Um, हम्म। is the acceleration, it's okay. I know how to solve the question though. You can just use अबे the कद्दू, formula. नो। वो भी आना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। वो तो सॉल्व सॉल्व करना तो कोई Um, मसला नहीं है, वो आगे तो आसान चीज़ है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन जीरो होती है ना। देखो, जो क्वेश्चन मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ, दूसरी तुम लोग आंसर कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स विल आल्सो बी जीरो, राइट। एंड तुम्हारे पास जो तीसरी चीज है वो तुम्हारे पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। ओके, सो वेन एवर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि तुम्हारे पास कांस्टेंट स्पीड है, ये तीन चीजें स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएंगी, राइट। तो जहां जहां पे देखो क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो ना, बीच में उसको डिकोड भी करते रहो। सही है कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, तुम्हारे जहन में उसको किस तरह से प्रोसेस करेगा, राइट। तो ये तीन चीजें तुम्हें जीरो करके देगा। ओके, सो बेसिकली जब ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगा इस पॉइंट तक, सो इस बिटवीन आपकी एक्सेलरेशन जीरो, आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो, राइट। एंड व्हेन इट मेक्स कांटेक्ट विद द स्प्रिंग एंड स्टार्ट डिसेलरेट, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। सही है। और देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ जीरो नहीं है। ओके, चलो आ जाओ भाई। कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपने उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दिया भाई। सही है, ये आसान सी चीज़ है। जो भी पार्ट करोगे फॉर्मूला पहले लिखोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना। कोई पार्ट तुम्हें बहुत आसान लगे और तुमने होशियारी नाप दी उसके अंदर बगैर फॉर्मूला करे लिखे लिख दिया, तो बेटा याद रखना नंबर नहीं मिलने वाला है उसका। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। नंबर पहले वो लिखोगे, फिर उसके बाद जो है ना उसको सॉल्व करोगे, राइट। अच्छा जी, इन्होंने मास दिया भाई, ये सब चीज़ें दी हुई। सो 1/2 इंटू 0.4 इंटू 0.3 स्क्वायर। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है? 0.2, 0.09 is एंड 1.8 times 10 to the power of minus 2. ओके, 1.8 एक्सपोनेंट -2। फाइन, परफेक्ट। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई। सही है। 1 - 2 * 10⁻⁻⁴ * 1/8 - 2 * 1.8 - 1/2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/8 - 2 * 1/
हम्म। यस, आगे रीड कर लो प्लीज हम ये। The variation of the compression X of the spring with the force F applied to the spring is shown. Use your answer to determine the maximum force exerted on the spring by the block. Explain your working. एक्सप्लेन योर वर्किंग का एक मार्क्स है, अंग्रेजी में लिखना होगा व्हाट इज योर वर्किंग, ओके, या व्हाट इज लाइक व्हाट इज दिस थिंग यू आर अप्लाइंग, अदरवाइज वो फिर नहीं देगा नंबर, सही है। अच्छा जी। सो अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है अगेन, कि आपका जो ये ब्लॉक है, सही है, एक सेकेंड, आपका जो ये ब्लॉक है, सही है, मैं इसको करता हूँ, ये हो गया कॉपी, सही है, ये ब्लॉक आपके पास आ गया। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, सही है, ये छोटा हो जाए यार, ये ब्लॉक आ गया इधर, सही है, जब ये ब्लॉक आपका इधर आ रहा है, बिल्कुल इसके करीब आएगा, सही है, तो अब आपके पास क्या होगा कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, राइट, और आहिस्ता आहिस्ता, राइट। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, 1.8 एक्सपोनेंट -2 है, उसने कहा कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बिकम जीरो, राइट। व्हाट डज दिस शोज कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए, सही हो गया। सो ये बात आपने कर ली। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ आपके पास नहीं आ रही, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, राइट। सो अब और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, सो दिस ग्राफ शोज द गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला तुम्हें पता है कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ से निकलता है, राइट, लेकिन यहाँ पे जो है ना ग्राफ थोड़ा सा चेंज है, बट स्टिल तुम जो है ना वो कर सकते हो। खैर, आप एक्सप्लेन योर वर्किंग के अंदर क्या लिखोगे, कि आपने ये लिखना है कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। या आप ये कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर ये एक नंबर तुम्हें नहीं मिलने वाला है, ओके। एंड उसके बाद जो है तुमने काइनेटिक एनर्जी का बता दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज 1.8 एक्सपोनेंट -2, ओके, इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उल्टा हो गया, तो ओहो, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो ये तुम्हारे पास जाएगा 1/2 इंटू एफ एक्स, राइट, सिंपल फार्मूला होता है तुम्हारे पास, सही है। एक्सटेंशन तुम्हें दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, ओके। सो तुम एक्सटेंशन लगा लोगे 1/2 इंटू एफ इंटू 8 एक्सपोनेंट -2, राइट, एंड जस्ट सॉल्व इट। चलो भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सॉल्व कर लो, 1.8 एक्सपोनेंट -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 एक्सपोनेंट -2, ओके, इज इक्वल्स टू एफ, हाउ मच? यस, बच्चों क्या आ रहा है? 1 4 और ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4.5, फोर सर पॉइंट फाइव या 0.45, हाँ जी बोलो। ये Yeah, इलास्टिक 0.5. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है 1/2 एफ एक्स, हाँ जी। अच्छा जी, मेरे पास आ रहा है 0.45। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में, प्लीज बोलो। सर ये मल्टीप्लाई बाय 10 - 2 क्यों किया है? देखो वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन है ना, वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर्स, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शाम कोई मसला तो नहीं है? और जैनब कुछ बोल रही थी आप? नहीं सर, समझ आ गया। ओके, चलो आगे आ जाओ भाई। आ, तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम डीसेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि स्पीड जो है वो तुम्हारे पास क्या थी, 0.3 थी, और वहां से डिक्रीज होके जा रही है 0, सही है। सो
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, राइट। अब डिसेलेरेशन बोल रहे हो तो तुम नेगेटिव साइन हटा देना, सही है। या अगर तुम्हें डायरेक्ट डिसेलेरेशन का फॉर्मूला लगाना है सो यू माइनस वी कर दो, सही है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओके, बस तुम्हें बस सेंस होनी चाहिए, जो भी तुम करो उसकी सेंस में होनी चाहिए, ओके। सो यू माइनस वी तुम्हारे पास हो जाएगा 0.3 इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी। टाइम तुम्हें कितना लगा ये हमें नहीं पता है, सही है। क्या हमें टाइम नहीं पता, नहीं पता, तो हम यहाँ पे ये चीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिर इसका मतलब है चलो कोई और सी चीज आप इस्तेमाल कर लो। फोर्स आपके पास, आपने पिछले वाले पार्ट से फोर्स निकाली है, देखो F एक चीज equals याद रखना। बोलो बोलो बोलो। use F equals ma. ओके, परफेक्ट परफेक्ट। एफ इक्वल्स टू एम ए। अच्छा देखो, याद रखना कि जब भी तुम इस तरह से ना नेक्स्ट पार्ट में फंस जाओ, ऑलवेज टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, के प्रीवियस पार्ट में क्या क्वांटिटी निकाली है, नेक्स्ट पार्ट की क्वांटिटी को तुम उससे रिलेट कर सकते हो, ओके, दिस इज द ट्रिक, सही है। प्रीवियस पार्ट में तुमने जो भी काम किया है नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना तुम्हें उससे रिलेट कर सकते हो, सही हो गया। सो फ्रिक्शन ब्रो नेग्लिजिबल है, उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया है। एक सेकेंड में मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से नेग्लिजिबल हो रही है। अब लॉग ऑफ हमारा स्लाइड्स, एक तो ये स्लाइड्स कह रहा है तुम्हें, सही है। एंड हाँ जी, भाई स्लाइड्स कह रहा है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास जो है ना फ्रिक्शन आपके पास नेग्लिजिबल हो जाएगी, सही। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने ऐसे मेंशन नहीं किया है फॉर नाउ, सही है। अच्छा जी, सो 0.45 डिवाइडेड बाय मास में कितना गिवन था भाई, 0.4 आई थिंक, 0.4 गिवन था, ओके, इज इक्वल्स टू ए, सही है। निकाल दो कितना आ रहा है। 1.13. 1.12, 1.13. 1.13, ओके, तो 1.1 ही ले लेते, हाँ, सही हो गया। अच्छा जी, अरे यार, यहाँ पे आ जाओ, सही है। आपने कहा 1.1.1, ओके फाइन, एक्सेप्टेबल। अब एक नंबर जो है, इसका एक ही नंबर मिल रहा है, आई है ही, इतनी खुआरी का। चलो कोई बात नहीं, तो वो एक नंबर जो है ना तुम्हें सब चीज़ों का फिर मिलेगा, सही है। आ जाओ भाई। आ खैर ये कर लेते हैं मिलके। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम के तुम्हें पता है, इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं, सही है। एक आपके पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक आपके पास होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सही है। स्टैटिक का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा और इक्विलिब्रियम पे भी होगा। डायनेमिक का मतलब है ऑब्जेक्ट मूविंग होगा बट इक्विलिब्रियम पे होगा। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, राइट। तब आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे होगा और रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा, ओके, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा, ओके। ये चार चीजें अगर आपके पास होंगी तो आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे होगा, ओके। और अगर आपके पास दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। इस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी तो नॉन जीरो होगी, सही है, बट आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, सही है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, राइट, और आपके पास जो है ना रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होगा, सही है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, बस सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है डायनेमिक के अंदर, स्टैटिक के अंदर मूव नहीं कर रहा होता है। और जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ये दो कंडीशन आप कोड करते हो इक्विलिब्रियम की, ओके, ये दो कंडीशन, सही है। इसके अंदर ये दो कंडीशन होती है, सही। ये तीन कंडीशन आप कोड कर दो स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, राइट, जो दोनों के अंदर वेलोसिटी को आप कटा देते हो, सही है। यानी वेलोसिटी को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि कांस्टेंट होती है, सही है। उसने कहा कि बिफोर इट हिट्स द स्प्रिंग, सही है। तो अगर याद करो उसने हमें बताया था विद कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है। अब देखो ये जो कांस्टेंट स्पीड उसने बिल्कुल शुरू में बताया हुआ है, अगर तुम इसको फोकस में नहीं करोगे ना, या तुम इसको गौर से नहीं करोगे, तो वो इसको इस चीज को रिलेट करेगा बिल्कुल एंड वाले पार्ट से, राइट। सो अब एंड वाले पार्ट में जाके ना फिर तुम फंस जाओगे, फिर वो एक नंबर तुम्हारा बेकार का जा रहा होगा, सही है। सो अब उसने कहा है कि क्योंकि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जीरो होगी, सो इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। सो तुम्हारे पास ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, सही है। सही हो गया बच्चों, ये बात समझ में आई तुम लोगों को, हाँ ना बोलो प्लीज। Yes. सेंस द ब्लॉक, अच्छा देखो उसने कहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन, ओके, सो ये नहीं लिख देना कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, ओके, यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों है या क्यों नहीं है, ओके। सिंस द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो जीरो resultant force
सही, हेंस इट इज ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम, सही है। अच्छा जी, व्हेन इट्स स्पीड बिकम जीरो, सही है। अच्छा, फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम उसकी स्पीड जीरो हुई है, राइट। लेकिन याद रखना प्लीज, अगर सिर्फ और सिर्फ स्पीड जीरो है, ओनली द स्पीड जीरो, और तुम दूसरी चीजों को नहीं कंसिडर कर रहे हो, तो दैट डजंट मीन कि तुम्हारा जो है ना ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव द स्पीड जीरो, बट वी हैव द एक्सेलरेशन ऑफ सम क्वांटिटी, सम वैल्यू, राइट। और हमारे में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होती है। जैसे तुम याद करो, अगर तुम वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल मोशन के अंदर तुम्हारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाती है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद तुम्हारी एक इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन रिमेन्स 9.81 और वट एवर जो भी होती है, राइट, वो रहती है, राइट। सो वेलोसिटी जीरो डजंट शो द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। वेलोसिटी जीरो के साथ साथ तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है या नहीं है, राइट। अदरवाइज इट वोंट वर्क। ओके, सही हो गया। सो तुमने यहाँ पे देख लिया कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है, जब वो बिल्कुल उसको कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, राइट। बट तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या होगा कि तुम्हारे पास डीसेलेरेशन हो रही है, राइट। एंड सिंस इट इज decelerating, so there is the resultant force present, and if the resultant force is present, then it means not equilibrium। okay, भाई समझ रहे हो ऊपर से जा रहे हैं या आ रहा है कुछ? हमने अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है तो ऊपर से जो डोंट वरी, डोंट वरी, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको आ रहा है। यस, सर पॉइंट वन आ गया, पॉइंट टू नहीं आया। ओके, समझा रहे थे। अच्छा जी, पहले लिख रहे थे, हमने कहा कि, अच्छा, और कौन लोग हैं भाई? इब्तिसाम आ गया भाई, मरियम, मरियम क्या कहती हो, समिया? अच्छा जी, द द ब्लॉक is decelerating um, when the when the velocity is zero. So resultant force is is present. So it is not on equilibrium. Okay, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सही। तुम्हें क्या देखना है? देखो, इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, राइट। अब जब ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, सही है, जैनब प्लीज सुनना। जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो टेंशन फोर्स लगा रही होगी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ, राइट। और ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा होगा, राइट। और जब तक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखेगा, स्प्रिंग जो है वो टेंशन फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, इसका शेप चेंज करते हो, तो स्प्रिंग जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सपैंड होने की कोशिश करती है, अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है। So due to that tension, the force is present in the system, and due to the force वो आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ में आया सर? जी सर। ओके, परफेक्ट, चलो भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। यार कम बात खत्म ही नहीं होगी तेरा। अच्छा जी, जैनब रीड कर लोगी प्लीज ये क्वेश्चन। The energy stored in spring is given by E is equal to a half kx square, where k is the spring constant of the spring and x is its compression. The mass m of the block in B is now varied. The initial speed of the block remains constant and the spring continues to obey Hooke's law. On figure 3.3, sketch the variation of the maximum compression of the spring with mass. ओके, अच्छा देखो, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, कभी भी कोई वैसे आइडिया आ रहा है? जैनब कोई आइडिया आ रहा है? एनी आइडिया? एनीबडी? किसी और को कोई आइडिया आ रहा It's going to increase. है? एंड what type of increase? Like this, like this, like this? Yeah, that like something like that. The first one. The first one? Yeah, The so third one? it increases and No. then it starts getting steady later on. Okay, मतलब you are saying like that? Yeah. ओके, जैनब आप क्या कह रही हो? यही थी जो थर्ड हम लाएंगे वन जो बनाई है। हैं? और क्यों भाई, तुम लोग क्यों कह रहे हो ऐसा? कोई वजह है तुम लोग ऐसे ही तुक्के लगा रहे हो?
एनी रीजन? नो रीजन? अरे सर इसमें लिखा हुआ है द स्प्रिंग कंटिन्यूज टू ओबे हुक्स लॉ, हम्म। तो शायद सीधी लाइन हो। सीधी लाइन बनेगी, ओके, ऐसा कह रही हो आप। फाइन। अच्छा Right. जी। चलो ओके ओके, ट्राई करते हैं। और भी पूछते हैं बच्चों से। इब्तिसाम, मरियम, आप लोग कुछ आइडिया दो यार प्लीज। सर कर्व होगा, और वही जैसा आपने आखिरी दफ़ा बनाया था ना, कर्व। आखिरी वाला बना दे भाई। कोई रीजन है भाई? तुक्का लगा रहा है ना? अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके मरियम, आप क्या कहती हो? तो इसी तरह होगा क्योंकि हम हैं? मैथ कर रहे हैं। ओके। तो अच्छा जी, आओ रिलेट कर लेते हैं। रिलेट कर लेते हैं। वैसे तुम लोग रिलेशन कोई नहीं बता रहे, अगर इस तरह से होगा तो क्यों होगा? मुझे रिलेशन तुम बताओ ना। चलो फाइन। अगर किसी के जहन में आ रहा है, मतलब देखो, कोई भी ग्राफ बनता है, मतलब एक्स, देखो अगर तुम एक्स, एक्स नॉट और एम के बीच में अगर ग्राफ बना रहे हो, सो यू फर्स्ट नो द रिलेशन वेदर एक्स नॉट एंड एम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर क्वाड्रेटिक, दे आर लीनियर, दे आर क्यूबिक, व्हाटएवर जो भी है, वो पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, राइट? जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे, देन आप ये बता सकते हो कि अच्छा ओके फाइन, कि अब ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, राइट? यू फर्स्ट लुक एट द शेप एंड देन यू प्रेडिक्ट कि भाई अच्छा ऐसा होगा, राइट? समझ लो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, उसने कहा कि स्केच, अच्छा सबसे पहली चीज, तो उन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज करने का है, द स्प्रिंग ओबेज, द स्प्रिंग कंटिन्यू टू ओबेज अ हुक्स लॉ, राइट? अगर कंटिन्यू टू ओबे हुक्स लॉ है, सही है, तो उस केस के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब बनता है जनाब, कि जब जो है आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ होता है, राइट? क्योंकि हुक्स लॉ तो फोर्स एक्सटेंशन को रिलेट करता है ना, एक्स नॉट और मास को रिलेट नहीं करता है, सही है? तो वो बात तो खैर, वो बात तो नहीं होगी। सही है। बाकी बचा के कर्व का फड्डा, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स नॉट और एम को रिलेट करते हैं, सही है? अगर तुम पीछे क्वेश्चन में जाओ, तो हमने सारे क्वेश्चन में यही अप्लाई किया है कि भाई ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इज गिवन, राइट? एंड तुम ये सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही होगी? काइनेटिक से आ रही होगी। सो ये जो एनर्जी है, मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूं हाफ एम वी स्क्वेड से, और इसको आगे ये कर दूं हाफ के एक्स स्क्वेड, राइट? तो अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, और x बेसिकली x नॉट को शो कर रहा है, राइट? सो नाउ यू कैन सी दैट कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x नॉट, राइट? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई? सर, फरमाए। सर हम लोग ये भी इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना कि एक स्पेसिफिक मास के बाद कंप्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, क्यों? और ग्रेडियंट जीरो हो सकता है। क्यों भाई? क्वेश्चन में क्योंकि ऐसा उसने नहीं कहा हुआ है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कंटिन्यू टू ओबे हुक्स लॉ, इसका मतलब है कि वो एक्सपेंड होता जा रहा है। लिमिट नहीं आएगी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक अभी तक वो रीच नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अभी तक इसने कहा है कि कंटिन्यू टू ओबे हुक्स लॉ, व्हिच मींस के इट डजंट अचीव इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और द इलास्टिक लिमिट, ओके? समझ रहे ना भाई? अच्छा जी जी। जी, समझ। परफेक्ट। अच्छा अब देखो, तुम्हें पता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स नॉट हो रहा है, राइट? और अगर एक्स नॉट जो है वो वाई एक्सिस पे है, सो अगर मैं इसको जो है ना वाई एक्सिस को अगर ऐसे कर लूँ, सही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ m, सही है? तो तुम्हें पता है कि अगर तुम y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ x बनाओगे, तो उसका ग्राफ तुम्हें कैसे बनेगा? सही है, तुम्हें शेप पता होनी चाहिए ग्राफ के। अगर तुम्हारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ x बना रहे हो, तो तुम्हें ग्राफ इस तरह से बनता है, सही है? यूं ग्राफ बनता है तुम्हारे पास, शिट्स, ये ग्राफ बनेगा, सही है? अबे भाई सीधा बना दो ना यार, क्या मसले हैं? सही, ये तुम्हारे पास ग्राफ बनेगा, सही? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर अगर तुम्हारे पास है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x स्क्वायर, तो तुम्हारे पास जो शेप बनेगा वो तुम्हारे पास इस तरह से बन रहा होगा, वो तुम्हारे पास इस तरह से बन रहा होगा, राइट? सो अब देखो यहाँ पे जो है सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, सही? यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट वाला केस है, राइट? सो फर्स्ट वाले केस के अंदर तुम जीरो से स्टार्ट करोगे एंड तुम यूं बना सकते हो, राइट? सो तुम लोग सजेस्ट तो सही कर रहे हो, सही है, बट तुम लोग को रीजन नहीं पता, राइट? और रीजन ये है, देखो जब याद रखना, जब भी ग्राफ वाला पार्ट आएगा ना जिंदगी में, जब भी ग्राफ को सॉल्व किया करोगे, तो देख लो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी अपने जहन में सोचो कि क्या कोई ऐसी इक्वेशन हमारे पास हैगी कि जो एक्स और वाई को रिलेट कर सके। जब उनका रिलेशन तुम्हें पता चल जाएगा, देन ड्रॉ द ग्राफ, ओके? फिर इट कुड बी स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी कर्व, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला, वो तब डिसाइड करोगे, राइट? क्लियर हो गया ना?
सही हो गया। तो यहाँ पे अब ये रीजन नहीं दोगे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है इस वजह से कर्व आ रहा है। नो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कर्व तब तब होगा कि जब ग्राफ में तुमने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाया होगा, तब उसके अंदर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की तुम बात करते हो। ओके, सही हो गया ना? तो यहाँ पे नहीं करोगे। क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ। एक दो क्वेश्चन अपने बाकी हैं। सही है। वेव्स आ गई भाई। कुछ बच्चों ने वेव्स पढ़ा हुआ है, सही है, जरा मैं अब उनको तंग करूंगा। सही है, दो क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने वेव पढ़ लिया गलती से, और इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लिया है, और वो जो है ना थोड़े से बैठे हुए हैं चौड़े में। आ जाओ बेटा, आशिर आ जाओ, जरा तुम करवा दो। तुम चौड़े में नहीं बैठे हुए, लेकिन मैं तुमसे फिर भी करवा रहा हूँ। सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा फिर सही, आ जाओ भाई, रीड कर लो। By reference to the direction of propagation of energy, state what is meant by a transverse wave. इसका तो क्या रट्टा होता? मारा था। A हाँ wave लाहौर in हो। which a wave in which particle oscillate perpendicular to direction of energy transfer. भाई साहब हैवी रट्टा यार, वेरी गुड, आगे चलो। State the principle of superposition. इसका ही बताओ। बिल्कुल बता दो यार। When two wave meet या overlap, the हम्म। resultant displacement will be the algebraic sum of two individual wave displacement. परफेक्ट यार, तुमने तो फुल डिस्टिंक्शन वाली तैयारी की हुई है। दो चैप्टर की है पर ना बस अच्छा, अभी तक, इस वजह से। फिर सही है। लेकिन बेटा सबकी करनी हाँ हाँ। पेंडिकुलर टू द देखो यार, ये डेफिनेशन ना इंपॉर्टेंट होती है। सही, अगर तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग से कैलकुलेशन हो जाती है और डेफिनेशन को तुमने लाइट लिया हुआ है, तुम्हारा एक ग्रेड नीचे हो जाएगा। ओके, बी केयरफुल। सही है। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या प्रोपगेशन कह रहे थे। प्रोपगेशन, सही है। कम ऑन। सही है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अक्सर बच्चे गलत लिख देते हैं। सही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जरा नोट कर लो प्लीज। व्हेन टू वेव्स मीट कह लो, या फिर ओवरलैप कह लो। सही है। तो तुम उसके अंदर कह रहे हो तो कि द resultant displacement will be equal to the sum of individual wave displacements. Okay, ये तुम कह सकते हो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। देखो याद रखना कि इसके अंदर जो है ना, जब तुम सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, एक तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट, और दूसरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट। अक्सर बच्चे ना इसको रिजल्टेंट वेव लिखते हैं, राइट। देखो, और बुक्स के अंदर भी रिजल्टेंट वेव, ए लेवल्स की तो नहीं, लेकिन जनरली बुक के अंदर रिजल्टेंट वेव लिखा हुआ होता है। ओके, प्लीज मत लिखना यहाँ पे, वरना नंबर नहीं मिलने वाला है। ओके, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करोगे 2 नंबर बेकार का कट रहा है तुम्हारा। ओके, ये देख लो, अबे आजा, ये आ गया। सही है। मीट या ओवरलैप, सही, एट अ पॉइंट लिखो ना लिखो दोनों चल जाएगा। सही है। और तुम्हारे पास जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अच्छा उसने फिलहाल देखो ये दोनों बी मार्क दे रहा है तुम्हें। सही है, पहला मार्क मिला है नहीं मिला, दूसरा मार्क में मिल जाएगा। सही है, दूसरा मार्क मिला है नहीं मिला, पहला मार्क मिल जाएगा। सही है, बी मार्क है दोनों। चलो भाई आगे आ जा भाई। Circular water waves may be produced by vibrating ripples at point P and Q as illustrated in figure 4.1, where waves from P alone have the same amplitude at point R as the waves from Q alone. Distance PR is 44 centimeter and distance QR is 29 centimeter. The ripples vibrate in phase with a period of 1.5 second to produce waves from a speed 4 centimeter per second. Determine the wavelength of the waves. So इसके अंदर एक चीज मुझे समझ नहीं आई थी। एक तो पार्ट डिफरेंस हम निकालेंगे 44 माइनस 29 करके ना। ओके, बट निकालोगे क्यों? निकाल सकते हो, क्यों? बट निकालोगे क्यों? मैंने इस तरीके से किया था, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि हम मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दें एन लेमडा, तो उससे हमारे पास एन आ जाएगा। एन असल में हमें निकालना है ना। अरे मेरा बच्चा, सिर्फ आगे वी के लिए इक्वल्स टू कर एफ रहा हूँ मैं। लैम्डा चले वो तो हम अभी कर लेते हैं ना, सही है वो है। भी हम कर लेते हैं नीचे वाला। चलो सही। ओके ओके। लेमडा इज इक्वल टू 4 ओवर, उसके बाद टी, अगर एफ की जगह 1/t लिख देंगे सही तो हो गया। 1/1.5।
सो अच्छा देखो, तुम्हें सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, सो चल जाएगा हाँ काम। सेंटीमीटर में। सो लैम्डा तुम्हारे पास आ गया, और 1/5, 1.5, सो करोगे तो 6 बन जाएगा। सही है, 6.0 लिख देना प्लीज। सो लैम्डा तुम्हारे पास आ गया 6.5। सही है। चलो जी आगे चलें। By reference to the distances PR and QR, explain why the water particles are at rest at point R. इससे पता चल गया हमें ये डिस्ट्रक्टिव है मेरे ख्याल में, हाँ जी। है ना? जी। तो उसके अंदर फिर वो वाला फॉर्मूला लगेगा n+1/2 और फिर वो लेमडा। डिस्ट्रक्टिव नहीं, नहीं। नहीं। देखो, सीन ये कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के, सही है, उसने तुम्हें ये तो मेंशन कर दिया कि भाई दो वेव है, सही है, PR और QR, यहाँ से दो वेव आ रही है, सही है। दो वेव आ रही हैं, पॉइंट आर पे मीट हो रही हैं, सही। और पॉइंट आर पे जब वो मीट हो रही हैं, तो जो ओवरलैपिंग या मीटिंग के बाद जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, वो रिजल्ट में आपको कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, एवरीथिंग इज लाइक स्टेबल, राइट। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसी वजह से आपको कोई वेव नहीं दिख रही, राइट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो हो गई, इसका और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, राइट। सो इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ये बता दिया कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ओके। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई इट, यू हैव टू वैलिडेट इट कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, ओके। और देखो, याद रखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करनी हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करनी हो, सबसे पहले तुमने क्या निकालना होगा? सबसे पहले तुमने पाथ डिफरेंस निकालना होगा, सबसे पहले ऑलवेज पाथ डिफरेंस, राइट। फिर उसके बाद निकलेगा फेज डिफरेंस, राइट। और फेज डिफरेंस, ये दो चीजें निकालोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारी आएगी कंक्लूजन, राइट। ये एक बार एक क्वेश्चन जब भी आया करेंगे, सही है, कि जिसके अंदर तुमसे कहेगा कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वट एवर, जो भी ऐसा क्वेश्चन जो कि सेंस बनाए कि भाई जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है चीजों को, तो उसके अंदर सबसे पहले फेज डिफरेंस निकलेगा, पार्ट डिफरेंस निकलेगा, फिर उसके बाद फेज डिफरेंस निकलेगा, फिर उसके बाद तुम आगे सॉल्व कर लो, राइट। आज अभी निकाल सर लेते ये हैं। सर एक बोले बोले, सवाल है। फरमाए। ये आपको पता किसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? वैसे बोलो मैं ना, वाटर पार्टिकल आर एट रेस्ट, राइट। अब देखो, वाटर पार्टिकल यहाँ से भी आ रहे हैं, सही है। वाटर पार्टिकल यहाँ से भी आ रहे हैं, सही है। और जब यहाँ पे मीट हो रहे हैं तो वो रेस्ट में, रेस्ट का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, मूवमेंट कुछ भी नहीं है, सही है। और मूवमेंट ना होने की वजह ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर मैक्सिमम मूवमेंट क्या था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, सही है। सिमिलरली अगर वाटर वेव के बजाय तुम्हारे पास लाइट होती, तो अगर डार्क स्पॉट होता, तो या लो इंटेंसिटी होती, तो तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, सही। सिमिलरली तुम्हारे पास साउंड होता, तो लाउड साउंड होता तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, लो साउंड होता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, समझ रहे भाई। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन में इसी में बताएगा। वाटर वेव में रेस्ट पे है तो डिस्ट्रक्टिव चल रही होती वाटर वेव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगी या जीरो डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल एट रेस्ट होंगे, सही है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और पार्टिकल एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। अच्छा ठीक जी, तुमने फॉर्मूला लगा लिया एन लैम्डा का, सही है। और तुम्हारे पास देखो, जब भी तो डिस्ट्रक्ट, यहाँ सवाल है कि एन लेमडा का फॉर्मूला कैसे लगाया था? वो इस वजह से लगा रहे हो क्योंकि उसने कहा कि पीछे डिपर्स इन फेस वाइब्रेट बोला है इन इसने। फेज बोला, हाँ जी। अगर डिपर्स वाइब्रेट आउट ऑफ द फेज होता, तो फिर आप लगा लेते पाथ डिफरेंस विल बी n+1/2 लैम्डा लगाते, कब? जब आपके पास होते आउट ऑफ द फेज, ओके। लेकिन यहाँ पे इन फेज है, तो इस वजह से यहाँ पे एन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाओगे। नहीं, इन फेज में अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो फिर तो हम तब भी एन प्लस वन एन, अपॉन अरे टू नहीं लगाते मेरे हैं ना। बच्चे, ना। देखो डिस्ट्रक्टिव में भी अगर अगर वाइब्रेट इन फेज होगा, सही है, तो उसके अंदर भी आपको जो है एन लैम्डा लगाना है, और उसका जो एन आएगा ना आपके पास, वो एन हम्म। आपका उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर आएगा, जो कि आपके बताएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। लेकिन अगर हाँ। n+1/2 लैम्डा लगा दोगे, तो उसके अंदर फिर एन डेसिमल के अंदर नहीं आएगा, वो फुल नंबर के अंदर आएगा। फिर उसको आपको देखो, दोनों फॉर्मूला लगाओगे, मसला कोई नहीं है, ओके। अगर तुम देखो, हमारे पास ये तीन चार फार्मूला जो ना सर्कुलेट करते हैं इसके, एन लैम्डा, n+1/2 लैम्डा, सही है, n लैम्डा/2, राइट। ये तीन फार्मूला वो कर रहे होते हैं, इसके सर्कुलेट कर रहे होते हैं। फार्मूला तुम कोई भी लगा दो, मसला नहीं है, उस फार्मूले को तुम्हें इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए। अगर तुम ये वाला फार्मूला, क्योंकि तो फार्मूला तो बस सिर्फ बनाया हुआ है ना, मैथ्स की सिंपल रिलेशन है, ओके। लेकिन तुम्हें इसको रिलेट करना आना चाहिए कि इससे पता क्या चलेगा, राइट। तो ये चक्कर है, तो आगे जाके ना ये गलत बन जाएगा फिर, तो इस वजह से मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, सही। सर अगर आपने लिखा था ये चीज, एक सवाल करा रहे थे कि इन फेज में एन लैम्डा लगता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और एन हाँ हाँ प्लस हाँ वन हाँ, उसी उसी से मैंने रट्टा मारा ये। अच्छा, पता नहीं यार।
देखो अगर आपने तुम मतलब वो एन, सवाल सॉल्व करा रहे थे तो उसमें बीच में आपने लिख बताया था कि आउट ऑफ द फेज में डिस्ट्रक्टिव पे ये फॉर्मूला, कंस्ट्रक्टिव पे इन फेज हम्म। में उसका वाइस वर्सा हो जाता है। सही बोला है, सही बोला है। देखो मैंने उसमें ये भी बताया था कि स्विच हो जाता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि अगर तुम एन लैम्डा यूज करोगे तो इन फेज होनी चाहिए, सही है, वाइब्रेशन इन फेज होनी चाहिए, सही है, वाइब्रेशन इन फेज होगी, एन लैम्डा यूज करोगे और एन की वैल्यू अगर 1 2 3 4 आएगी तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव, अगर 1.5 या 0.5 या 2.5 या 3.5 तो आपके पास जो है डिस्ट्रक्टिव होगी, सही है। और सिमिलरली अगर आप एन प्लस 1/2 लैम्डा लगा रहे हो, सही है, तो आपके पास जो है तो आपके पास ये हो जाएगा सर यहाँ लिख कंस्ट्रक्टिव। देते, स्क्रीनशॉट ले लूंगा था मैं। देखो रट्टा नहीं लगाना है ना यार, इसका उलट भी तो हो सकता है, एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर इसका उलट भी हो सकता है, फिर क्या करोगे? तो एक सवाल, बोलो बोलो। अ, हमने ये देखना है कि इन फेज है आउट ऑफ फेज है, या हमने हमने ये देखना है ना कि अगर इन फेज है तो वील यूज एन लेम्डा, हमें हम्म। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नहीं देखना है, राइट? बेसिकली हमें ये पता है कि डिस्ट्रक्टिव है, सही, और हमें जस्टिफाई करना है कि डिस्ट्रक्टिव कैसे है। ठीक है सही हो गया। जी। अच्छा जी, चलो अब देखो अगर तुम, चलो अगर तुम कह रहे हो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सही है, सो मेरे पास जो पार्ट डिफरेंस बन जाएगा वो बनेगा 44 - 29, करो कितना आंसर? 15, 15 पार्ट सर डिफरेंस हो गए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन फेज है ना अबे ये। चुप करके सुन ले। एन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 2.5 आ रही है, ऐसे ही आ रही है। सेट हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है? अब जरा सुन लो, मैं जी सर। रिलेट कर दूँ, सही है। ये तुम्हारे पास एन की वैल्यू आ गई 2.5, ओके। अब इस 2.5 से हमें ये पता चल रहा है कि भाई 2 और 3 के बीच में वेव है जिनका डिफरेंस आ रहा है, राइट, दैट मीन्स कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर होल वेव होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। सही हो गया, ये बात समझ में आ रही है? अब तुम चाहे इसको इस तरह से लिखो, एन लैम्डा से, चाहे तुम इसको n+1/2 लैम्डा से लिखो, डजेंट मैटर। एन फिर तुम्हें फुल वेव बता देगा, 1/2 जो है तुम्हारे पास जो 0.5 वेव है वो उसको बता देगा, समझ रहे हो? ऊपर से जा रही है। जी नहीं ऊपर समझ से। रही। भाई इसीलिए इसीलिए जो है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला जो है ना कि एन लैम्डा और n+1/2 लैम्डा, सही है, ये इसमें प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि ये फार्मूला फिक्स नहीं है, सही है, ये फार्मूला वेरी करता है, हमने जस्ट बनाया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ भाई, जैसे ना मैंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई 1 किलोमीटर, सही है, इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, सही है, और भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई लेट से तुम निकाल दो 15 किलोमीटर, सही है, तो तुमने निकाल दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई 1 किलोमीटर इज बेसिकली 1/1000, सही है, मैं कोई एवी रैंडम नंबर दे दूं जस्ट एक समझाने के लिए, राइट। अब जब तुम इसको उल्टा कर रहे हो ना, तो अब तुम्हारे पास फिर जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो अगेन तुम्हारे पास, जैसे तुमने यहाँ पे सॉल्व किया होगा, यहाँ पे तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे तुमने क्या होगा 15 × 1000 डिवाइडेड बाय 1, ओके, तुमने यहाँ पे ये क्या होगा, लेकिन जब तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे, अब लेट से मैं अगर निकाल दूं भाई 15 किलोमीटर पे क्या बनेगा, सही है? अब जब तुम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 15 × 1 डिवाइडेड बाय 1000 × 1, सही है, इसमें ये आएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक चीज मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो वो तुम्हें इस तरह से दिखेगी, अगर वो डिवीजन के अंदर चली जाएगी तो वो इस तरह से दिखेगी, राइट। तो दिखने में फर्क आ जाएगा। सिमिलरली अगर तो तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तुम उसको दो अलग अलग फार्मूला से भी एक ही चीज को रेफर कर सकते हो, एक ही चीज को, और दो अलग अलग फार्मूला से दो अलग अलग चीज को रेफर कर सकते हो। मैंने बच्चों की आसानी के लिए ये बनाया हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने एक जो है ना बड़ी डिटेल में चीजें लिखवाई हुई हैं कहीं पे, एक सेकंड में जो हूँ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, मैं लंबी नहीं कर रहा दोबारा से लिखने के लिए। ए एस की फिजिक्स में था शायद, ये रहा। भाई ये मैंने बताया हुआ है, सही। देखो अगर तुम्हारे पास जो है पाथ डिफरेंस होगा, सही है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तुम यूज करोगे एन लैम्डा, कब? व्हेन द वेव जनरेटेड इन फेज, सही हो गया। जब भी इन फेज जनरेशन होगी तुमने एन लैम्डा यूज करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट।
और फिर जब जो n की वैल्यू आएगी, अगर तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 है, दैट शोज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर 1/2 3/2 5/2 आएगी, दैट शोज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? रट्टा लगा लो इसका। सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज चल रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है, एक आधी प्लेस पे, एक आधी जगह पे नहीं चल रही होती, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये चल रही होती। सही है? अच्छा जी, उसके बाद अगर तो तुम्हारे पास है पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा व्हेन द वेव्स आर आउट ऑफ द फेज, राइट? ये वाला फॉर्मूला आउट ऑफ द फेज के लिए लगा लोगे। सही है, अब इस फॉर्मूला के अंदर जो ये चीज आएगी तुम्हारे पास, ये पूरी होल डब्बा, जो पूरा डब्बा आएगा, सही है, बॉक्स, अगर ये पूरा बॉक्स 1 2 3 4 है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बताएगा। सही है, स्विच हो रहा है। सही है, पहले वाले के अंदर 1 2 3 4 कंस्ट्रक्टिव बताया था, दूसरे में डिस्ट्रक्टिव बता रहा है, राइट? और सिर्फ यहाँ पे एन की वैल्यू या पूरा डब्बा? नहीं, पूरा डब्बा। सही। सही हो गया। सो ये चीज है, ये डिस्ट्रक्टिव। और भाई ये देखो, ये रट्टा लगवा रहा हूँ मैं तुमसे। सही है, ये मैं रट्टा लगवा रहा हूँ। सही है, इसका मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन में कहीं वो n+1/2 लैम्डा को इन फेज के साथ जनरेट कर रहा है, या इन फेज के साथ जनरेट कर रहा है, तो भाई प्लीज छोड़ देना उसको। सही है, तुम इससे सॉल्व करना, भाई इससे आंसर आ जाएगा। सही है, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सही है, तो इसीलिए बस रट्टा लगा दो इसका। सही है, तुम्हारी एएस निकल जाएगी। सही है, सुकून से निकल जाएगी। सही, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर में लंबी नहीं करो। सही है, एक नंबर में सुकून से निकाल लो इसको। सही है, ज्यादा बहुत होशियारी करने की जरूरत नहीं है। सही है, ये मैं कह रहा हूँ। अगर इसकी सेंस बन जाएगी, फाइन, यूज करें, नहीं बनेगी तो नहीं यूज करना। मे भी मार्किंग की के अंदर शायद उसने उसका उलट दिया वो। सही है, ये देख लेते हैं, ये देख लो, उलट दिया हुआ है। आप क्या कर लोगे? सही है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई रट्टा लगा लो। सही है, अब देखो ये जो 2.5 लैम्डा बन रहा है, ये हमारे पास भी बन रहा है। ऐसे ही बन रहा है 2.5 लैम्डा। हमने एन निकाला, हमने एन निकाला 2.5, राइट? इसको अगर आप पाथ डिफरेंस के अंदर रखोगे, तो आप किस तरह से कोड करोगे वैल्यू को, कि पाथ डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू 2.5 लैम्डा। सही है, एंड अगर तो एन की वैल्यू, यानी अगर तो ये वाली वैल्यू आपके पास जो है 1 2 3 4, 1.5 2.5 3.5 एंड सो ऑन आती है, तो आपके पास जो है, आप उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हो। सही है, या फिर आप उसको इस तरह से लिख लो जैसे इन्होंने कहा हुआ है, बट मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि इसको मत लिखो, वरना कंफ्यूजन होगी। सही, अच्छा पहला रट्टा है, जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। रहने दो 2 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद A2 में आ जाओगे, फिर नहीं ये झंझट। ओके, सेट हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ, और इससे सॉल्व होगा, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एमसीक्यू के अंदर ना 2 3 क्वेश्चन है ऐसे कि जो नहीं सॉल्व हो सकते इससे। सही है, उसके लिए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आप रट्टा नहीं लगा सकते। वो एमसीक्यू के 3 या 4 क्वेश्चन है पूरे 20 22 साल में आए हुए हैं। सही है, तो ये चक्कर है। पार्ट हम्म, डिफरेंस जैसे मार्किंग स्कीम में अलग तरीके से भी निकाला हुआ है। देखो 2 तरीके से निकाला है ना उसने, क्या चीज। हाँ, ये माइनस करके 44। हमने भी तो वैसे ही किया भाई। हमने पार्ट डिफरेंस तो फॉर्मूला लगा लिया ना डायरेक्ट। अरे चंदा, 44 - 29 किया तो 15 बना, डिवाइड बाई 6 किया तो 2.5 आया। समझ रहे? अब पाथ डिफरेंस यहाँ सही। से आ गया। फेज डिफरेंस के लिए तुम क्या कर दोगे, तुम्हारे पास 2.5 की वेव का डिफरेंस है, और एक वेव का तुम्हें पता है 360 होती है। सही है, तो इंटू 360 कर दो। सही है, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 720 900। 900। सही है, अब तुम यहाँ पे बता दो कि भाई तुम्हारे पास चूंकि पाथ डिफरेंस ये है एंड चूंकि फेज डिफरेंस ये है, सही है, तो इस वजह से तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सही है, सिंस द path difference is 2.5 lambda and सही, इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस से काम नहीं होता ना। इंटरफेरेंस। देखो अगर वेव सीधी सीधी जा रही है, एक ही लाइन में जा रही है, एक ही लाइन में वेव जा रही है ना, तो उसमें फिर काम हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर वेव दो अलग अलग पॉइंट से आ रही है, तो उसके अंदर फिर आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि पाथ तभी बन रहा है ना, पाथ यहाँ पे अलग अलग हो गए तो अब पाथ डिफरेंस आ जाएगा, राइट? अब फेज डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, अगर एक ही लाइन में आ रही है तो पाथ सेम है। सही है, तो अब उसके बाद जो है ना फेज डिफरेंस से तुम्हें सिर्फ काम हो जाएगा उसका। सही है, सो ये तुम्हारे पास हो गया। सो सिंस द पाथ डिफरेंस इज 2.5 एंड द फेज डिफरेंस फेज पार्ट डिफरेंस इज डिफरेंस जब एक से ज्यादा वेव हो अलग 900। अलग रास्ते। हाँ जी, इज 900। सो तो डिस्ट्रक्टिव, इस 3 मार्क में तो फड्डा हो गया। है ना? यार ये होता है यार, ये अभी एक दो और आएंगे जहाँ पे 3 नंबर में जो है ना, इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ गई, इंटरफेरेंस, तो ये जो है ना, ये बड़े गंदे मार्क होते हैं। इंटरफेरेंस, ये जो है ना, ये देखो, ये 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से आते हैं। सही है, कि तुमसे वो हम्म। पूछता है कि भाई पार्ट डिफरेंस बताओगे, तुम फेज डिफरेंस बताओगे, इसी फॉर्मूला से लगाओ। सही है, मेनली ज्यादातर जो है ना, मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो पार्ट डिफरेंस जो है वो इन फेज जनरेट होने के बाद आता है। सही है, और फिर आगे चलते सर, हैं। सही है, बोलो बोलो। कितने सवाल हैं इस पेपर है में ना, टोटल? बस हो गई है ना, तुम लोग की बस हो गई है।
इसको 11 पूरा कर बजे लेते हैं सर, मेरे ख्याल में 11 इसको बजे पूरा कर लेते हैं, कुछ मेरे को तो कोई कर नहीं। मसला नहीं लेंगे है पूरा करने में, तुम लोग बताओ बस हो गई है क्या करें? मशवरा कर कर लेते लेते हैं। पूरा। मशवरा कर लें। पूरा कर हाँ, क्या कहते हो अमीर भाई? मुझे बना देगा। अच्छा। पूरा। अरे यार क्या बात है, तुम तो जमात को बिल्कुल जो है ना फंसा दोगे तुम। अच्छा जी, यार दो क्वेश्चन बाकी हैं बस, एक ये क्वेश्चन बाकी है और एक ये क्वेश्चन बाकी है। ये आखिरी वाला कोई तो नहीं, कर छोटा ले, है। पूरा कर ले, ला मारेगा। देख लो। हम्म, कर ले कर। चलो जो जाना चाह रहा है वो चले जाए, कोई मसला नहीं है, और जो बैठना चाह रहा है वो सुन लो। सही, बस ये पूरा करते हैं और फिर उसके बाद वो करते हैं। सही है, अच्छा जी आ जाओ। कौन कर रहे थे भाई? तुम ही कर रहे थे, हाँ आ जाओ, मैं कर तुम्हारी रहा हूँ। बारी A चल रही wave थी। is produced on the surface of a different liquid at one particular time. The variation of the vertical displacement y with distance x along the surface of the liquid is shown in figure 4.2. The wave has intensity I1 at distance x is equal to 2 centimeter and intensity I2 at x is equal to 10 centimeter. Determine the ratio. Sir, I is directly proportional to amplitude का square. तो हम्म। इसके अंदर I2 ओवर I1 है, तो 0.6 स्क्वायर ओवर 0.9 का स्क्वायर। वो आप देख लें अगर करवाना चाह रहे हो तो। अच्छा जी, ऐसा कह रहे हो? तुम तो फुल होशियारी कर रहे हो, किसी दिन तुम मिलो अकेले में फिर तुम्हें बताएंगे। अच्छा जी, तो कल एक हो ये रही है आ ना गया। सर, कल हो रही है मुलाकात। अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है, चलो आओ आओ। अच्छा दूसरा क्या है? I1। I1 कहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास? 10 पे आ रहा है ना, 10 ये 0.6 आ रहा है और 0.9 आ रहा है, सही। हम्म। सो जीरो पॉइंट पॉइंट फोर फोर 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9 का स्क्वायर, सीधा सीधा क्वेश्चन था। 9 का स्क्वायर, सही है, तो इसमें आई विश की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0.44। 0.44 भाई बता रहे हैं। ओके जी, आगे चलिए। State the phase difference with its unit between the oscillation of the liquid particles at distance is equal x is equal to 3 centimeter and x is equal to 4 centimeter. ओके, 3 और 4 पे देख लो भाई। 3 आपके पास आ रहा है इधर, 4 यहाँ पे आ रहा है। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें इस रेट में 45। देखने से। 45 कैसे भाई? नहीं ना, एक पूरी 9। वेव दिखाए ना 360 की, फिर उसको क्वार्टर क्वार्टर कर लें तो 90 हो जाएगा। भाई ये पूरी वेव आ रही है, सही। ये क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, सही है। 90 90 क्वार्टर ये 90 सही यहाँ सही। यहाँ तक हो जाए ना वो आपके पास होता है, सही है। तो खैर 90 डिग्री, 90 डिग्रीज के अंदर कहोगे, सो 90 एंड 10 डिग्रीज, ओके। अच्छा जी, आज जो भाई कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं। कौन रीड करना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? जैनब से करवा लेते हैं, जैनब बेचारी रीड कर लो। जैनब और इब्तिसाम ये खामोश State, बैठे हुए हैं। अब इब्तिसाम कुछ भी करवाएंगे। अच्छा आज आज रीड कर लो। state what is meant by an electric current, हम्म। uh, flow of charge carriers. फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। चलो रेट ऑफ फ्लो नहीं कहेगा? चलो सही है। सर चार्ज पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। क्या चीज? चार्ज पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम कह सकते हो, सही है। चलो तुम कह रहे हो कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, अगर तुम कह रहे हो सही है। या तुम चार्ज, चार्ज नहीं, चार्ज कैरियर, या तुम कह रहे हो कि भाई इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आगे चलो प्लीज। Define electric potential difference. ओके, एनी आइडिया? तो याद नहीं है definition वाला। अच्छा फॉर्मूला अगर याद करो तो वर्क डन ओवर चार्ज होता है, राइट। सो इट इज़ बेसिकली द, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखना ज़रूरी नहीं है। सो आप कह सकते हो कि भाई इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट पर चार्ज। यूनिट चार्ज, ओके। इसकी ना डेफिनेशन जरा देख लेते। मूवमेंट और फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर, चलो तुम्हें ये नंबर मिल गया। वर्क डन, अच्छा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। बीच में जितनी ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इसका मतलब है तुम इसको लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, ओके। आ जाओ भाई। अच्छा जी, रीड कर लो प्लीज जनाब। Power supply of electromotive force 8.7 volts and negligible internal resistance is connected by two identical wires to three filament lamps as shown.
The power supply provides a current of 0.3 amperes to the circuit. The filament lamps are identical. The IV characteristic for one of the lamps is shown. अच्छा, एक बात बताओगी कि टू आइडेंटिकल वायर्स का क्या मतलब है? इससे आपको क्या पता चलेगा? करंट सेम। आए, Resistance same है. Resistivity. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है। ओके, सही है, वेरी गुड जी। है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि फिलामेंट लैम्प सेम है, तो इससे क्या मतलब है कि इनकी भी क्या सेम है? Resistivity resistance same. रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, उसकी जो वायर होगी अंदर उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। अच्छा, सर्किट किस में दिख रहा है, सीरीज है पैरेलल? Series. सही हो गया सीरीज। जी। अच्छा, वी ओवर आई ओवर वी का ग्राफ है, ग्रेडियंट क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा? ग्रेडियंट रेजिस्टेंस बताया। 1/r बताएगा ना। ओके, और एरिया भाई? एरिया पता रेजिस्टिव। कर लें सर। 1/r। सही, और एरिया पावर बताएगा। सही, तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ आई वी, राइट? एंड ग्रेडियंट तुम्हें पता है कि तुम आई ग्रेडियंट का मतलब होता है वाई एक्सिस की क्वांटिटी डिवाइड बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, सो आई ओवर वी हो जाएगा। सही है, और आई ओवर वी का मतलब हो जाएगा 1/r, राइट? क्योंकि अगर तुम ओम्स लॉ से रिलेट करो, वी इक्वल्स टू आई आर। सही है, और तुम जो है आई ओवर वी बनाने की कोशिश करो, सो आई ओवर वी इज बेसिकली इक्वल टू 1/r। सही है, समझ में आ रहा है बच्चों, ऊपर से जा रहा मुझे. है? ओके जी, चलो आगे आ जाओ भाई। अ, सर ये वी इक्वल्स आई आर ओम्स लॉ है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जनाब। Show that the resistance of each connecting wire is 2 ohms. हम्म, ओके। इन्होंने हमें वोल्टेज दिया हुआ, इन्होंने हमें करंट दिया हुआ है, सही है, 0.3 एम्पेयर का। सही है, वही वायर में से फ्लो हो रहा है और वही जो है उसके अंदर से भी फ्लो हो रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, 0.3 पे अगर हम वैसे, इसके अलावा तो चलो मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही है, लेकिन पहले आपसे पूछते हैं, जहन कोई जहन में आइडिया आ रहा है आपके? एनी आइडिया जनाब? एक इसका क्वेश्चन एक बार फिर देखनी है, सॉरी. एक सेकंड. क्वेश्चन देखना है। जी. रेजिस्टेंस पूछ रहा है हर वायर की। देखो, मेरे पास करंट और वोल्टेज. हम्म, देखो अगर आप ग्राफ को चेक करो, सही है, सो ग्राफ के अंदर से हमें पहले, हमें पता है कि 0.3 का करंट है थ्रू आउट द सर्किट है, 0.3 का करंट, राइट? अगर, और ये हमें जो लैम्प ग्राफ दिया है वो एक लैम्प का ग्राफ दिया है, राइट? सो अगर हम 0.3 को, अगर हम 0.3 जो कि करंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज चेक करें, तो हमारे पास आ रहा है एक लैम्प का वोल्टेज आ रहा है 2.5, यानी एक लैम्प के अक्रॉस 2.5 ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे भी 2.5 होगा, यहाँ पे भी 2.5 होगा, यहाँ पे भी 2.5 होगा, बिकॉज आइडेंटिकल है, राइट? सो अगर आप इकट्ठे करोगे तो आपके पास बन जाएगा 7.5, राइट? 7.5 यहाँ पे आ गया, आप सप्लाई कितना कर रहे हो 8.7, सो बचा कितना 1.2। सही है, सो इसका मतलब है कि दिस 1.2 इज बेसिकली ड्रॉपिंग अक्रॉस द वायर, राइट? दो वायर है आपके पास, सो इसका मतलब है आप इसको दो रेजिस्टेंस के तौर पे अज्यूम कर लो, राइट? सो आपने कहा कि भाई 2.5 into 3, सही है, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट दैट विद this is equals to 1.2, right? So this is the voltage, right? This is the voltage across the wire। सही हो गया, और फिर वायर के लिए भी इक्वल्स टू आई आर लगा दो। सही है, सो आपके पास आ जाएगा वन दो पॉइंट आर। टू डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल्स टू आर। सही है, और ये बेसिकली 2 आर के बराबर होगा क्योंकि हम 2 आर के रेजिस्टेंस ले रहे हैं। सही है, तो आप डिवाइड बाई 2 भी कर दो इसको। दो आर क्यों होगा सर? देखो दो वायर है ना, दो वायर है ना, तो हर वायर को अलग अलग रेजिस्टर के तौर पे ट्रीट करो, इसको अलग रेजिस्टर कंसिडर कर लो। सही है, और इसको अलग, ऊपर वाले को अलग रेजिस्टर कंसिडर कर लो। समझ रहा है भाई? जैनब कुछ आ रहा है आंसर? 0.6, जी पॉइंट 4 आ रहा है तो उसका फिर टू। 2 सिंगल टू सिंगल आर वाई का 2 हो जाएगा. 2 आर है, ओके, 2.0, फाइन। आगे आ जाओ भाई। जैनब आपने करना है। The resistivity of the metal of the connecting wires does not vary with temperature. On the figure, sketch the IV characteristic for one of the connecting wires.
अच्छा, उसने कहा डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर, तो ये क्या ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर है? यानी वी इक्वल्स टू आई आर फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बे? नॉट वेरी विद द टेम्परेचर, देखो वी इक्वल्स टू आई आर के लिए, आई आर के लिए कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे टेम्परेचर वेरी नहीं करा मीन्स कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है वी इक्वल्स टू आई आर करे लगेगा, आई आर लगाओ, ग्राफ बना दो। समझते हो कि नहीं समझते हो? यस। जी। तो मतलब अच्छा, यार स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी, लेकिन ग्रेडियंट क्या होगा? टू। टू कैसे भाई? अबे ग्रेडियंट जो है वो 1 ओवर आर है, तो टू वन नहीं होगा, ओवर वो टू, वन ओवर हाफ टू। होगा, 1/2 यानी 0। 0.5। सही हो गया। समझ रहे हो? अच्छा जी, 0.5 का क्या मतलब होगा, ग्रेडियंट 0.5 का क्या मतलब होगा वाई भैया? इक्वल एम। आपके पास जो होगा, क्या कह रहे हो? वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लगाएंगे। नहीं ना, बस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपने 0.5 का रखना है, सही है। सो 0.5 के लिए फिगर आउट अगर आपने करना पड़ेगा, सो 0.1 और 1 अगर आप कर रहे हो तो ये 0.1 का, अच्छा जी, 0.2, 0.5 और ज़्यादा होगा, ये मतलब जो है ना, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, सो 0.2 हो जाएगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 होगा। पॉइंट नहीं ना, पॉइंट या इसको हमने डबल चाहिए है। ग्रेडियंट हमें पता है, चलो अभी यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो खैर, सो ग्रेडियंट हमें पता है, सही, ग्रेडियंट हमने चाहिए 0.5, सही, ग्रेडियंट की इक्वेशन अगर हम लगा लें, एक पॉइंट तो हम 0 0 रखें, सही है, एक्स और वाई इज इक्वल टू 0.5। लेट्स से कि अगर मैं एक्स जो हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग द एक्स एज लेट्स से 0.2, ओके, तो वाई क्या आना चाहिए? सो 0.2 अगर मेरे पास एक्स होगा तो वाई क्या होगा? निकाल दो भाई। 0.5। 0.4 आ रहा है, सही है। सो 0.2 अगर मेरे पास एक्स है, सो वाई मेरे पास आ रहा है 0.4। 0.4 ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा, सही, ये वाला पॉइंट आ रहा है, सही हो गया। और चूंकि पहली लाइन ओरिजिन है, तो इसका मतलब होगा कि ये बन जाएगा। सर 0.4 ना। हाँ पॉइंट जी। फोर ऊपर। हमने 0.2 पे पॉइंट लगाया है। एक सेकेंड, मैंने जो है, वाई अरे पॉइंट यार एक फोर आया सेकेंड है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं एक्स नहीं, 0.2 है और वाई 0.4 है। ये एक्स जो है, फिर एक काम करो ना, एक्स मैंने वाई डिवाइडेड बाय एक्स होना चाहिए ना ग्रेडियंट के लिए, उल्टा उल्टा करवा रहे हो। सो जब y डिवाइडेड बाय x है और मैं जो हूँ x को, चलो x को आसान ले लेते हैं ना, x को अगर हम 1 ले लें, तो y 0.5 और छोटा ले लो, x को 0.5 ले लो, x को अगर आप ले लो 0.5, सही है, सो y आपके पास आ जाएगा 0.25, सही है। x 0.5 का मतलब है, x 0.5 ये आ जाएगा, y 0.25 आ रहा है, 0.25 का मतलब होगा ये आ जाएगा, यानी ये लाइन बनेगी। सही हो गया, स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, और ओम्स लॉ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से वो जस्ट ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। सर तो पहले ये तो तो हम्म, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मैं तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस दिखानी है भाई, हमें टू की रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आ रही है, चेंज थोड़ी हो रही है। क्या मसला है? कितनों को मसला है इस वाले पार्ट में, जरा बताओ, लाइन बनाने में मसला कितनों को है? यस, हाउ मेनी? लाइन कितनों को समझ में आई है? यस। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ग्रेडियंट 0.5 आ रहा है, सही, हमने भी ग्रेडियंट 0.5 रख लिया, सही है। भाई लाइन कितनों को समझ में आ गई है? तो मुझे नहीं आई। और कोई बात नहीं। इब्साम आ गई है, नहीं आई है? सर आ गई समझ। आ गई है, जैनब आ गई है, आशिर आ गई है। 0.5 का ग्रेडियंट समझ आ गया, लाइन कैसे बनाएगी नहीं।
भाई तो जीरो से मामला है पास। थोड़ा पेचीदा है मामला। पेचीदा है। हाँ। भाई देखो, ग्रेडियंट आप रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है 2 की। ओके, सही है। आपको पता है कि इस ग्राफ पे जो आपको, अगर इस ग्राफ में अगर आपको लाइन बनानी है तो लाइन का जो ग्रेडियंट है उसका रिलेशन आ रहा है 1/r का, ऐसे ही आ रहा है। तो अगर ग्रेडियंट 1/r का आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट आपके पास ड्रॉ आपने करना है वो क्या करना है, 1/2 कर दो फिर, तो आपको ग्रेडियंट यहाँ से पता चल जाएगा 0.5 का। क्या यहाँ से किसी को हम्म। मसला? नहीं नहीं, सही है। सही है। अच्छा जी, आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस वेरी नहीं हो रही है क्योंकि टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। राइट, अगर तुम टेम्परेचर वेरी करोगे रेजिस्टेंस वेरी होगी, टेम्परेचर वेरी नहीं करोगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। राइट। सो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाती है, वी वी ओवर आई या आई ओवर यानी वी आई या आई वी दोनों के ग्राफ में। ओके, ये बात तुम्हें समझा दी। अच्छा, और ये दो चीजें तुम्हें बचल गई कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, 0.5 का ग्रेडियंट होनी चाहिए, तीसरी चीज कि ओरिजिन से पास होगा क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर का कोई इंटरसेप्ट नहीं है। ओके, जब कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से पास होना चाहिए। राइट, ये बात भी समझ में आ गई। V इक्वल जायर का इंटरसेप्ट जीरो है ना भाई? नहीं है, इंटरसेप्ट तो अगर कोई बताया। चीज जीरो, अबे इक्वेशन देख के पता चलेगा ना। y=mx + c अगर तुम पढ़ रहे हो, सही है, अगर c गायब कर दो तो y= सिर्फ mx बचेगा, तो इसमें इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, खत्म हो गई बात। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बोल। अरे बोलना यार। सही हो गया। C जीरो पे सही है। देखो, आप अगर ओम्स लॉ की इक्वेशन बना रहे हो तो ओम्स लॉ की इक्वेशन तो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, इसमें मसला क्या है? अच्छा, ये रूल है, ये सही। ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जीरो है। सही, इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं आ रहा। सही है। ये रूल है। सही हो गया, रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, मैथ से सिंपल सी यार। अच्छा अच्छा। सही हो गया। अच्छा जी, अब ग्रेडियंट आप इस्तेमाल कर रहे हो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सही है। और ग्रेडियंट आपके पास आ रहा है 0.5। अब चूंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो ये जीरो ले लो, इसको भी जीरो ले लो। तो आगे बच जाएगा y2/x2 = 0.5। सही हो गया। अब जो आपके पास, अब इसमें से ग्राफ में से कोई भी एक पॉइंट अपनी तरफ से रैंडमली पिक कर लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। राइट, ट्रायल एंड एरर जिसको आप कहते हैं। सही है, कोई भी एक वैल्यू अपनी तरफ से पिक कर लो, दूसरी वैल्यू आंसर दे देगी। समझ में आया? जी जी सर, आ गया। चलो परफेक्ट। आ जाओ भाई। इब्तिसाम भाई रीड कर लोगे जरा आगे प्लीज। Calculate the power loss in one of the connecting wire. फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई? पावर इक्वल्स I बी आई। R I वी आई square R. लगा लें, I² R लगा दें, या फिर तीनों फॉर्मूला लग सकते हैं बाय द वे। सही है, V² और R डिपेंड्स कि कौन सी चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सही है। सो हमें करंट पता है कनेक्टिंग वायर के अंदर, हमें रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर की पता है। सही है, और इन वन ऑफ द कनेक्टिंग वायर। ओके, सो आप लगा लो भाई। वोल्टेज भी पता है। हमने ऊपर डिस्टेंस निकाली थी ना 1 वायर की, हम्म, लेकिन पता है। सही है, तो ये अगर आप I² R लगा रहे हो तो ये 2 कर लो। सही, वोल्टेज भी आपको पता है, दोनों के अक्रॉस, एक के अक्रॉस 1.6 है, 0.6 है, दूसरे के भी अक्रॉस 0.6 है। सही है। सो 0.09 × 2 1.8 हो वन जाएगा। पॉइंट टू था ना, तो आधा पॉइंट था वन वो, एट सही। 0.18 है। सही है, 0.18 है। सही हो गया, समझ गया। वोल्टेज दोनों वायर में डिवाइड होगा या सेम रहेगा? एग्जैक्टली सेम डिवाइड होगा क्योंकि एक सीरीज के अंदर कनेक्टेड है ना भाई। मतलब वोल्टेज 1.2 है, एक वायर में 0.6 हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, आ जाओ भाई, एग्जाम आगे रीड कर लो प्लीज। Some data for the connecting wire are given below. Cross-sectional area is equal to 0.4 millimeter square. Resistivity is equal to 1.7 multiplied by 10 to the power minus 8 ohm per meter. Number density of free electron is equal to 8.5 multiplied by 10 to the power 28 meter of the power सही minus है, 3. Calculate the length of one of the connecting wire. क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? Uh, R is equals to रो एल। resistivity upon length upon area. वेरी गुड, हो गया। सही है, लगा लेते हैं। अच्छा जी, सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ρL/A। सही है। सो हमें निकालना है, लेंथ निकालना है, रेजिस्टेंस हमें पता है कि एक की 2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है 0.4 एक्सपोनेंट नेगेटिव कितना लगेगा भाई? एग्जाम नेगेटिव कितना लगाओगे?
मिलीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करोगे? -6 होगा ना। -6, वेरी गुड भाई। सही, निकाल दो लेंथ। भाई कितना आ रहा है? 47। 47 बता रहे हैं भाई, ओके। आगे चल लो। जो वेलोसिटी है, NAQVD, ये फॉर्मूला बचता है हमारे पास, सही है। आई हमें पता है कि एक कनेक्टिंग वायर के अंदर 0.3 का करंट है, सही है। नंबर डेंसिटी हमें पता है कितनी है भाई, 8.5 एक्सपोनेंट 28, 8.5 एक्सपोनेंट 28, राइट। और एरिया हमारे पास कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.4 एक्सपोनेंट 0.4 एक्सपोनेंट -6। अच्छा जी, एंड और क्या चीज़ें हमें, चार्ज की वैल्यू चाहिए विच इज 1.6 एक्सपोनेंट -19। हाउ मच? एनीबडी? Sir, जी, 5.5 into 10 to the power -5। -5, ओके भाई, परफेक्ट। लेट्स सी, 47 सही है। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम टाल लेते हैं। तुम्हें पता है कि अ न्यूट्रॉन डिके बाय एमिटिंग बीटा नेगेटिव पार्टिकल, तुम्हें पता है कि भाई एक न्यूट्रॉन, एक बीटा नेगेटिव होता है, एक बीटा पॉजिटिव होता है। जरा पूछ कह रही हो? No, sir. ओके। अच्छा जी, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा, अच्छा यहाँ पे बीटा नेगेटिव पार्टिकल है, सो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होना चाहिए प्रोटॉन के अंदर, सही है। और प्रोटॉन तो हमारे पास होगा, सही है। और तुम्हारे पास बीटा नेगेटिव हो गया और एंटी न्यूट्रिनो आ गया, सही है। तुमने कर दिया कि भाई 1 और 1, सही है। -1 और 0, एंड 0 एंड 0, राइट। तुम्हारे पास दो इक्वेशन होती है, बीटा नेगेटिव की और बीटा पॉजिटिव की, सही है। बीटा नेगेटिव के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर, प्लस बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो। और इसके अंदर प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर, प्लस बीटा पॉजिटिव एंड प्लस न्यूट्रिनो, ओके। सही हो गया, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तुमसे कह रहे हैं कि सेट द नेम ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय दिस नॉट, तो ये आपके पास होता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सही है। तुम्हें पता है कि स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ग्रुप ऑफ द पार्टिकल दैट इंक्लूड बीटा नेगेटिव एंड leptons, राइट। यानी ए आता है, सही है। सर ये और वी वी इलेक्ट्रॉन को होता है। अबे छोड़ना, अभी इसको इग्नोर कर, बताता हूँ क्या सीन है, बता रहा हूँ। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि स्टेट द नेम ऑफ द, स्टेट द quark structure of the neutron, up, down, down, and state the change to the quark structure when the neutron decays. So an up converts into down, into down, सही है। ये एक चीज में शायद तुम लोग में भी कच्चे हो, सही है, बट खैर, इसको इसको भी छोड़ दो फिलहाल, अगर तुम्हें समझ में आया फाइन, नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है। अच्छा, पेपर हमारा हो गया कंप्लीट, सबसे पहले होमवर्क ले लो, सही है। फरवरी मार्च हमने कंप्लीट कर लिया है। जून 2016, 23, ये वाला पेपर कल कल मुझे होमवर्क के तौर पे देना है, सही है। प्रिंट आउट निकालो, ये सॉफ्ट कॉपी में करो, सही है। सॉल्व करोगे पूरा, और पूरा कंप्लीट करके चेक करो मार्किंग की से, जिस तरह से मैंने तुम्हें चेक करने का बताया कि कौन सा सी मार्क है, कौन सा एम मार्क है, कौन सा बी मार्क है, ए मार्क है, उस हिसाब से चेक करो। एंड मुझे सेंड करोगे, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी कहाँ कहाँ पे गलती है, और कहाँ पे तुम्हारा मजीद नंबर डिटेक्ट होगा, राइट। तुम्हें बस सिर्फ मार्किंग की से आंसर चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है, दैट्स इट, राइट। सही है, और फिर बाकी का काम मैं करूंगा, सही है। मैंने क्रॉस चेक नहीं करना है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुमने जो मार्किंग की अपनी वो सही की है, या कहाँ पे गलती है, कहाँ पे क्या सीन है, सही है। तो बस ये तुमने करना है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क मुझे कल के कल कंप्लीट चाहिए, ओके। क्लास से पहले, कल आज की क्लास से पहले पहले मुझे ये होमवर्क तुम्हें PDF करके भेजना है, ओके। तो ये तुमने करना होगा, सही हो गया। बस यहाँ तक की कहानी है। अब एक बात सुन लो जाते जाते, और उसके बाद फिर एंड करेंगे।